हेलो गाइस, क्या आप सभी के। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो हम लोगों ने फॉरेक्स के क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के अंदर ऑलरेडी अभी तक टोटल 30 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे आईसीआई के टेस्ट या नॉलेज क्वेश्चन सेक्शन के। सो हम उसके फर्दर क्वेश्चन इस पार्ट में कवर करने वाले हैं एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि भाई मैं बाकी के सारी क्वेश्चन इस पार्ट 3 में कवर कर दूँ। बट क्योंकि 20 क्वेश्चन पेंडिंग है, सो आई थिंक कि हो सकता है पार्ट 4 भी मेरे को इसका बनाना पड़े, 2 पार्ट्स में आए, पॉसिबल है, ठीक है। बट आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसको पार्ट 3 में रैप अप कर दूंगा। सो बाकी के क्वेश्चंस विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 31 इसमें दिया गया है, ये इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम के ऊपर बात करता है। ये बोलता है कि ऑन April 1 3 मंथ इंटरेस्ट रेट इन यूके आपको दे रखा है एंड यूएस दे रखा है। दोनों का इंटरेस्ट रेट दे रखा है, यूके का 7.5% एंड यूएसए का 3.5% रिस्पेक्टिवली। और आपको आज का स्पॉट रेट दे रखा है कि $1 इज इक्वल टू 0.7570 पाउंड्स, ठीक है। ये आपको आज का स्पॉट रेट दे रखा है एंड दे आर आस्किंग यू 3 मंथ फॉरवर्ड रेट फॉर यूएस डिलीवरी ऑन 30th जून। दैट मीन्स एक्सपेक्टेड फॉरवर्ड रेट, मतलब आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने के बाद एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट क्या हो सकता है, या फिर 3 मंथ फॉरवर्ड रेट आपसे पूछा जा रहा है, कुछ भी बोल लो, ठीक है जी। सो देखो, इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम का मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अपने रिवीजन वीडियो में दे रखा है। इस वीडियो में मैं आपको फॉर्मूले की एप्लीकेशन बड़े सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ कि भाई इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है। सो इस फॉर्मूले की एप्लीकेशन के लिए आपको सबसे पहले स्पॉट रेट को इस फॉर्म में लिख लेना है, दैट $1 इज इक्वल टू 0.7570 पाउंड्स। अब आपको क्या करना है, पाउंड को पाउंड के रेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने क्या करा, पाउंड को पाउंड के रेट के साथ मल्टीप्लाई करा, 0.7570 को 0.75% के साथ मल्टीप्लाई करा एंड 3/12 से मल्टीप्लाई इसलिए करा क्योंकि ये 3 मंथ्स की बात हो रही है। April 1 से लेकर 30th जून 3 महीने का गैप आता है। डॉलर को डॉलर के रेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, विच इज 3.5% पर एनम, यानी कि डॉलर को अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी लेके जा सकता हूँ, है ना। LHS में अगर ये मल्टीप्लाई में है तो RHS में जब मैं इसको लेकर आऊंगा तो नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो यहाँ पर डिवाइड में आ गया। 3.5% पर एनम के हिसाब से 3/12 के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3 महीने का। अब मेरा $1 इज इक्वल टू 0.7645 का 3 मंथ एक्सपेक्टेड फॉरवर्ड रेट निकल कर आ गया। एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट भी बोल लो चाहे, मतलब आज के हिसाब से अगर मैं बोलूँ 3 महीने के बाद मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है कि क्या स्पॉट रेट होने वाला है 3 महीने के बाद, वो चीज़, और वो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि 3 महीने के बाद स्पॉट रेट ये होगा, इसलिए मैं इसको एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट बोल रहा हूँ आफ्टर 3 मंथ्स। या फिर अगर मैं आज खड़ा होकर देखूं कि बैंक फॉरवर्ड रेट क्या कोट करेगा, तो बैंक आज के रेट पे, आज बैंक फॉरवर्ड रेट 3 महीने के बाद के लिए कोट करेगा ये वाला। तो आप कुछ भी बोल लो कि 3 महीने के बाद का एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट है ये, या फिर आज बैंक ये वाला फॉरवर्ड रेट कोट कर रहा है, इसलिए मैं दोनों टर्मिनोलॉजीज यूज कर रहा हूँ। लेकिन इस क्वेश्चन में क्योंकि यहाँ पर फॉरवर्ड रेट बोला गया है, देखो, व्हाट वुड बी द फॉरवर्ड रेट फॉर यूएस डिलीवरी ऑन 30th जून, तो आप इसको फॉरवर्ड रेट के हिसाब से आंसर लिखना कि भाई 3 मंथ्स फॉरवर्ड रेट वुड बी दिस, ठीक है। कुछ भी बोल लो, एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट फॉर आफ्टर 3 मंथ्स बोल लो चाहे, वो भी सही है, ठीक है जी। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 32। मैं फटाफट से फुल स्क्रीन लगा रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को पढ़ो, फिर मैं पढ़ाता हूँ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बड़ी इजीली मैं आपको बता दूंगा। ओके जी, सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 32। ट्राई करेंगे इसको एज सुन एज पॉसिबल रैप कर दिया जाए। एन इंपोर्टर रिक्वेस्ट his bank to extend forward contract for $20,000 which is due for maturity on 30th October 2010, ठीक है। उसने क्या बोला कि वो बोल रहा है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को जो मतलब मेच्योरिटी हो रही है 30th अक्टूबर को, उसको एक्सटेंड की बात कर रहा है। वो बोल रहा है कि आज 30th अक्टूबर है, इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड कर दो। हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पहले से एंटर करा हुआ था और वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोलता था कि कॉन्ट्रैक्टेड रेट ये है 42.32। इसका मतलब ये है कि इंपोर्टर है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट यू आर इंपोर्टर, मैं इंपोर्टर हूँ। अब एज एन इंपोर्टर मेरे को ना क्या करना होगा, मेरे को एज एन इंपोर्टर US डॉलर बाय करने होंगे ऑब्वियसली। तो मैंने 30th अक्टूबर को कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था पहले से, जिसकी डिलीवरी थी 30th अक्टूबर को। अब आज 30th अक्टूबर आ गया और आज मैं इंपोर्टर, एज एन इंपोर्टर बैंक के पास जा रहा हूं। मैं बैंक को बोल रहा हूं कि भाई इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड कर दो। मैंने पास्ट में कॉन्ट्रैक्ट करा था जिसकी डिलीवरी आज है, जिसकी मेच्योरिटी आज है, 30th अक्टूबर को फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करा था, बट मैं बोल रहा हूँ आज इसको एक्सटेंड कर दो, मेरे को ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए। बैंक वो बोल रहा है कि ठीक है मैं एक्सटेंड कर दूंगा, बैंक बोल रहा है ठीक है एक्सटेंड कर देंगे, लेकिन रिक्वायर्ड मार्जिन मनी पे करनी पड़ेगी, और कस्टमर बोल रहा है ओके आई एम रेडी टू पे। तो आपको कॉन्ट्रैक्टेड रेट दे दिया, जो फॉरवर्ड रेट आज मैच्योर होना था बट हम एक्सटेंड करवाना चाह रहे हैं, उसका कॉन्ट्रैक्टेड रेट बता दिया, और आज के स्पॉट प्राइस बता दिया, यानी कि 30th अक्टूबर के आपको स्पॉट प्राइस बता दिया, और आज के हिसाब से 3 मंथ का प्रीमियम दे दिया। 3 मंथ का प्रीमियम क्यों दिया, क्योंकि हमें जो एक्सटेंशन चाहिए ना फॉर फर्दर पीरियड ऑफ 3 मंथ्स चाहिए। हम बोल रहे हैं कि 30th अक्टूबर को हम खड़े हैं, बोल रहे हैं कि यार हमें कॉन्ट्रैक्ट आज हमें डॉलर बाय नहीं करने, हमें अब 3 महीने बाद बाय करने हैं। तो मैं जो एक्सटेंशन मांग रहा हूँ वो 3 महीने का एक्सटेंशन मांग रहा हूँ, ठीक है। अब देखो भाई बात क्या है, बात ऐसी है कि ना एज पर फेडाई गाइडलाइंस कभी भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं होता सर। मतलब
अरे लेकिन सर हम तो जब एज अ कस्टमर बैंक के पास जाएंगे, बैंक बोलेगा ठीक है हम एक्सटेंड कर देते हैं। हाँ, वो बैंक कस्टमर को बताता है कि एक्सटेंशन हो रहा है, लेकिन असल में बैंक जो है वो फेडाई की गाइडलाइंस यूज करता है, चालाकियां खेलता है। बैंक के दिमाग में क्या चल रहा होता है कि अच्छा अच्छा कस्टमर ने एक्सटेंशन के लिए बोला है तो भाई एक्सटेंशन तो होगा नहीं। ये बैंक को पता है, ये कस्टमर को नहीं पता। कस्टमर को ऐसा नहीं पता कि एक्सटेंशन नहीं होगा, ये बैंक को पता है। तो बैंक अपनी कैलकुलेशन से इस हिसाब से करता है कि हम एक्सटेंशन नहीं कर रहे। सर एक्सटेंशन नहीं कर रहा बैंक तो क्या कर रहा है? कस्टमर बैंक पता क्या कर रहा है? बैंक बोल रहा है जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है ना, जो आज मेच्योरिटी थी जिसकी 30 अक्टूबर को, उसको कर दो कैंसिल, उसको कैंसिल कर दो और कस्टमर के साथ न्यू फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट कर लो। ये आपको आज का स्पॉट रेट और 3 मंथ का जो प्रीमियम दे रखा है ना, ये इसी वजह से दे रखा है कि ना हम 3 मंथ का फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट एक नया डालेंगे करेंगे, तो आज का कैंसिल कर देंगे। यहां पर देखो ये जो कैलकुलेशन हो रही है ना पूरी यहां तक, ये सिर्फ ये कैंसिलेशन की हो रही है। देखो यहां पर लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसल्ड। ये बैंक को पता है कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो रहा है, कस्टमर को इस चीज की भनक भी नहीं है। कस्टमर से तो बस जितने पैसे मांगे जाएंगे कस्टमर उतने पैसे देगा और भाई कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये कस्टमर को नहीं पता कैंसिल हो रहा है, ये बैंक को पता है कि कैंसिल हो रहा है। अब कैंसिल हो रहा है और यहां पर ये रेट इसलिए दे रखा है ताकि आप फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट का रेट, उसको रेट जो होगा उसके हिसाब से एक्सटेंड कर दोगे। तो भाई सबसे पहले मैं ना आपको ये बताता हूं कि भाई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कैसे होगा। अब देखो हमें ये पता चल गया एक्सटेंशन होने के दो पार्ट्स हैं। ये आपका टॉप पे एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन से 2 ट्री निकल रहे हैं, मतलब ऐसा 2 चीजें निकल रही हैं। एक्सटेंशन में से 2 चीजें निकल रही हैं, कैंसिलेशन और एक निकल के आ रहा है फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट। अब फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट कैसे करना है वो हम देख लेंगे, उससे पहले हम कैंसिलेशन कैसे करते हैं वो समझ लें, फिर फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट का देख लें तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो अब कैंसिलेशन कैसे होगा वो समझो। देखो कैंसिलेशन भी बैंक को पता होता है कि कैंसिलेशन कभी होता ही नहीं है। सर अब ये क्या बोल रहे हो, बैंक तो बोल रहा था हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेंगे, लेकिन बैंक जो कैलकुलेशन करता है ना उसको नाम चाहे कैंसिलेशन देगा बैंक, लेकिन कैलकुलेशन करने का तरीका ऐसा होगा जिससे आपको लगेगा कैंसिलेशन तो हो ही नहीं रहा। हाँ नहीं होगा। पता क्या होगा, बैंक बोलेगा कैंसिलेशन करने का तरीका है ये, एक्सटेंशन करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि आज के कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करो और फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लो। अब मैं आपको कैंसिलेशन करने का तरीका बता रहा हूँ। कैंसिलेशन करने का तरीका क्या होता है, बैंक बोलता है कि नए आज का जो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है ना उसको एग्जीक्यूट करो, आज का कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको एग्जीक्यूट करो। क्यों? चलो सुनो, देखो एज ए कस्टमर आपको करना क्या था, कॉन्ट्रैक्ट क्या था, एज ए कस्टमर आपको डॉलर बाय करने थे। अब आप बैंक से डॉलर बाय कर लो, एज ए कस्टमर आप बैंक से डॉलर बाय कर लो। अब बाय करने के बाद सर मैं एज ए इंपोर्टर मैं बोलूंगा मेरे को तो चाहिए ही नहीं डॉलर, तो मैं बाय करके क्या करूं? आप ये वाले डॉलर ना वापस दे दो बैंक को, सेल कर दो, अब बाय करके सेल कर दो। ठीक है, तो दैट मीन्स आपको ना कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना यानी कि उल्टी ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी, अपोजिट ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी। अगर आप ओरिजिनली बाय कर रहे थे तो अब आप सेल कर दो बैंक को सेल करोगे। अब आपके पास तो डॉलर आए नहीं, मतलब आपको आज डॉलर चाहिए नहीं थे तो आपके पास आज डॉलर आए तो आपने बेच दिए, खरीदे, एग्जीक्यूट करा ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को एंड देन यू सोल्ड दैट कॉन्ट्रैक्ट सोल्ड दोज डॉलर्स बैक टू द बैंक, जिसकी वजह से अब आपके हाथ में डॉलर नहीं है जो पोजीशन हमें चाहिए थी। तो अब कैंसिल कैसे होता है, हम ना ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट करने के बाद हमारे पास डॉलर आ गए, अब वो डॉलर का हम क्या करें, हम वो वापस बेच देंगे। तो आपको अब ये सोचना है एज ए कस्टमर, एज एन इंपोर्टर आप डॉलर बेच रहे हो। कैंसिलेशन करने के लिए बता रहा हूं, कैंसिलेशन करने के लिए आपको डॉलर बेचने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आप खरीदोगे, अब आपको डॉलर चाहिए नहीं तो आप वापस बेच दो। अब आप बेचोगे तो बेचने के लिए क्या भैया, एक बात बताओ, जब आप बैंक को डॉलर बेचोगे तो बैंक आपको कौन सा रेट लगाएगा, आप वो सोचो। आप जब बेचोगे एज अ सेलर बैंक आपको कम पैसे देगा, कस्टमर बेच रहा है, कस्टमर को पैसे मिलने हैं तो कस्टमर को कम पैसे मिलेंगे। सो कस्टमर को 41.5000 के हिसाब से, आज के रेट के हिसाब से 41.5 वाले रेट के हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। सो 41.5000 का मैंने रेट लगा दिया, देखो ठीक है, इस रेट पे सेल हो रही है। अब देखो क्योंकि मैं सेल कर रहा हूं तो मार्जिन, एक्सचेंज मार्जिन में रिड्यूस करूंगा। क्यों? क्योंकि कस्टमर को पैसे मिल रहे हैं ना, सेल पे कस्टमर को पैसे मिलते हैं तो कस्टमर को हमेशा नुकसान में देना है, तो कस्टमर को कम पैसे मिलने चाहिए, तो मार्जिन मनी रिड्यूस कर दो। तो मैंने मार्जिन मनी 0.075% का रिड्यूस कर दिया। सर आपने 0.075% क्यों रिड्यूस करा, 20% क्यों नहीं रिड्यूस करा? देखो कस्टमर सेल कर रहा है, सेल क्यों कर रहा है, ओरिजिनली कस्टमर को बाय करने थे, अब उसको कैंसिल करने के लिए उल्टा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, सेल कर रहा है। अब कस्टमर को सेल करना है तो बैंक क्या कर रहा होगा, बैंक बाय कर रहा है, कस्टमर बेच रहा है तो बैंक खरीद रहा है ना भैया, दूसरी पार्टी अपोजिट चीज करेगी, ऐसी ट्रांजेक्शन होती है।
तो बैंक बाय करेगा, तो बैंक इसी वजह से बाइंग वाला रेट लगाएगा, एंड बाइंग वाला रेट क्या है 0.075%। तो मैंने 0.075% का एक्सचेंज मार्जिन लगाया और मेरा ये रेट निकल कर आ गया, जिसको मैंने राउंड ऑफ कर दिया 41.47 के हिसाब से। इस रेट पे मैं सेल करूंगा, इस रेट पे मैं सेल करूंगा। और मैंने आपको बताया था जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है उसको एग्जीक्यूट करेंगे। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट हमारा 42.32 था, यानी कि इस रेट पे मैं बाई कर रहा हूँ, 42.32 पे मैं बाई कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर मैंने बाई करा, 41.47 पे मैंने सेल करा। अब देखो सस्ते में बेचा जा रहा है, महंगे में खरीदा जा रहा है, दैट मीन्स 42.32 में खरीदा जा रहा है, तो कस्टमर को नुकसान होना है, एविडेंट है। तो इसी वजह से देखो मैंने क्या करा, अगर आप सीधा ऐसे भी करते हो 41.47 माइनस 42.32 मल्टीप्लाई बाय $20,000, सो दैट मीन्स माइनस का 17,000 आ रहा है, दैट मीन्स कस्टमर को 17,000 रुपए का फटका लगेगा, विच इज कॉस्ट टू द इंपोर्टर 17,000 रुपीज। या फिर आप ICI की तरीके से कर सकते हो, पहले 20,000 इंटू 41.47 ऐसे लिखा, 20,000 इंटू 42.32 ऐसे लिखा, फिर दोनों का डिफरेंस आ गया 17,000 रुपए का आपको नुकसान हो गया। इतने पैसे अब आपको भरने पड़ेंगे, दिस इज द मार्जिन मनी जो आपको बैंक को पे करनी है, 17,000 आर पेएबल टू द बैंक। ठीक है, ये बात हो गई, इसको बोलते हैं कैंसिलेशन। देखो अब मैं आपको फिर से एक क्रक्स फॉर्म में बता देता हूं। एग्जीक्यूशन के लिए आपको क्या करना है, सॉरी एग्जीक्यूशन बोल रहा हूं, एक्सटेंशन के लिए आपको क्या करना है, एक्सटेंशन के लिए आपको ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना है और नया कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है, फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे। फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। अब कैंसिलेशन, दो पार्ट आ गए, कैंसिलेशन एंड दूसरा आ गया न्यू फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट। कैंसिलेशन कैसी होगी, कैंसिलेशन के लिए मैंने आपको बताया कैंसिलेशन एंड फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट। अब कैंसिलेशन कैसे होगी, कैंसिलेशन के लिए मैंने आपको बताया कि हम ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे, यानी कि ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के तहत हम बाय करेंगे और हम इसको बाय करने के बाद डॉलर्स को सेल कर देंगे, और सेलिंग का रेट हमने निकाल लिया 41.47, जिसके तहत हमें 17,000 रुपए का नुकसान हुआ, 70,000 रुपीज का लॉस आया। अब हम चलते हैं, हमें फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कैसे करना है। सो टू एंटर इनटू द फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट, आपको भैया देखो सबसे पहली चीज, अब आपको ना जो ऊपर आपने दिमाग लगाया कि क्या बाय करेंगे क्या सेल करेंगे, एक बार इसको भूल जाओ, साइड में रखो। अब आपको एग्जीक्यूशन के लिए अब आपको दोबारा सोचना है कि भाई आज मेरे को 3 महीने बाद एज एन इंपोर्टर तुम्हें डॉलर की रिक्वायरमेंट है, 3 महीने के बाद आपको $20,000 की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मैं 3 महीने बाद का एक्सटेंशन करवा रहा हूं ना, तो अक्टूबर में मैं खड़ा होकर सोच रहा हूं 3 महीने के बाद मेरे को डॉलर की रिक्वायरमेंट है। सो एज अ कस्टमर आई वॉन्ट टू बाय डॉलर, अब मेरे को डॉलर खरीदने हैं। सो इफ आई वॉन्ट टू बाय डॉलर, तो बैंक क्या मेरे को सस्ता रेट लगा के देगा कि महंगा? अब ये सोचो, बैंक मेरे को महंगा रेट लगा कर देगा, जब मेरे को खरीदना है कस्टमर को महंगा रेट लगाएगा, है ना, कस्टमर की हमेशा वाट लगानी है। सो 41.52 वाला रेट लगेगा, महंगा रेट। सो मैंने यहाँ पर 41.52 का रेट लिख दिया। अब 41.52 में ये तो स्पॉट रेट है ना भैया, ये तो आज का रेट है, मेरे को तो 3 महीने के बाद का चाहिए, तो 3 मंथ फॉरवर्ड का प्रीमियम आपको दे रखा है 0.93%। ठीक है, तो आपने 0.93% का प्रीमियम ऐड करा, ये ऐड कर दिया। सो ये ऐड होने के बाद आ गया 41.9061, सॉरी 41.9061 बोल रहा हूँ, ये हाँ 41.9061 ही आया। सो 41.9061 आ गया। अब इसके अंदर आपको मार्जिन मनी ऐड करना पड़ेगा, एक्सचेंज मार्जिन। एक्सचेंज मार्जिन कितना है, अब आप देखो 0.075% लगाओगे, 0.20%। अब भैया देखो, आप एज ए कस्टमर खरीद रहे हो, ठीक है, बैंक क्या कर रहा है, बैंक सेल कर रहा है, सो बैंक इज सेलिंग, तो इसलिए सेलिंग रेट लगेगा। सो 0.20% का मार्जिन मनी का रेट लगा दिया, ये मैंने ऐड करा। सो इन नटशेल मेरा 41.99 राउंड ऑफ होकर मेरा फ्रेश रेट निकल कर आ गया। अब इस रेट के हिसाब से मेरा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर होगा फ्रेश वाला। ठीक है, सो ये 17,000 रुपए हमने पे करे, एंड द रेट ऑफ न्यू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वुड बी दिस। ओके जी, सो क्वेश्चन नंबर 32 विच इज क्वाइट सिंपल क्वेश्चन। सॉरी, मेरे को पता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्वाइट सिंपल सर, हमें तो इजी, मतलब सर आपको तो आता है तो आपको इजी लग रहा है। अरे मैंने आपको समझाया ऐसे है कि आपको भी अभी ये इजी लगने लगेगा। अगर आपको अभी भी इस क्वेश्चन में डाउट है ना, देन आई हाईली रिकमेंड यू कि भाई वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करो, दोबारा सुनो, पक्का समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो अपना डाउट मेरे को मेरे टेलीग्राम हैंडल पे, मेरे टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज कर दो, मैं आपको जरूर इसका आपका डाउट सॉल्व करूंगा। आप मेरे चैनल पे भी इस डाउट को पोस्ट कर सकते हैं, चैनल का लिंक आपको मेरे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है जी, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 33। फुल स्क्रीन लगा रहा हूं, फटाफट से आप पढ़ लीजिए, फिर ये क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 33। 33 क्वेश्चन बोलता है दैट XYZ लिमिटेड एन इंडियन फर्म विल नीड टू पे जापानीज येन 5 लाख रुपीज, सॉरी जापानीज येन 5 लाख ऑन 30th जून। 30 जून को इंडियन फर्म को 5 लाख जापानीज येन पे करने हैं। क्यों? क्योंकि आपने कुछ ना कुछ इंपोर्ट करा होगा जापान से। ठीक है, इन ऑर्डर टू हेज द रिस्क इन्वॉल्व इन फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन। भैया कुछ ना कुछ तो रिस्क इन्वॉल्व है, आपको 30 जून को आपको पे करना है ना 5 लाख जापानीज येन। क्या पता जापानीज येन में थोड़ा महंगा हो जाए तो आपको ज़्यादा रुपए भरने पड़े, रिस्क तो है।
ठीक है, द फर्म इज कंसिडरिंग टू ऑल्टरनेटिव मेथड्स, दैट इज फॉरवर्ड मार्केट कवर एंड करेंसी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। दो तरीके फर्म कंसिडर कर रही है कि हम किसी भी दो तरीकों के हिसाब से हमारे फॉरेन करेंसी एक्सपोजर को हेज करेंगे। ठीक है जी। सो पहला मेथड है आपका फॉरवर्ड मार्केट कवर। अब देखो मैंने आपको ना एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर ना देखो आपको जो फॉरवर्ड मार्केट कवर के जो रेट दे रखे हैं, ऑन 1st April फॉलोइंग कोटेशंस आर गिवन दैट 1 INR इज हाउ मच जापानीज येन। इस कदर आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है कि यहाँ पर बेस करेंसी INR है। ठीक है, सो आपको स्पॉट रेट दे दिया, फॉरवर्ड रेट दे दिया। अब मैंने आपको बहुत बार पहले भी फॉरेक्स की, अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी हैं तो नहीं देखी तो देख लीजिए जाके, बहुत ज़्यादा आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी। उसके बाद ये क्वेश्चंस आपको समझने और आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको हमेशा से बताया कि भैया जब भी आपको रेट कैसे भी दिया हो, चाहे डायरेक्ट कोट में दिया हो चाहे इनडायरेक्ट कोट में दिया हो, आपको हमेशा बेस करेंसी देखनी है। देखो ये वाला जो कोटेशन है ना, ये इंडिया के लिए इनडायरेक्ट कोट है, इज इट, क्योंकि यहाँ पर INR बेस करेंसी है, तो ये इंडिया के लिए इनडायरेक्ट कोट है। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको चाहे इनडायरेक्ट कोड दे रखा हो चाहे डायरेक्ट कोड दे रखा हो, आपको जो कोड दे रखा है उसके हिसाब से चलना है। यहाँ पर आपको 1 INR इज इक्वल टू जापानीज येन, यानी कि इनडायरेक्ट कोड दिया हुआ है इंडिया के लिए, तो आपको इनडायरेक्ट कोड के हिसाब से चलना है और हमेशा बेस करेंसी के हिसाब से सोचना है। यहाँ पर बेस करेंसी INR है, तो आपको INR यानी कि रुपीज के हिसाब से सोचना है कि हम कर क्या रहे हैं। तो आपको यहाँ पर यह देखना है कि ना आप जापानीज येन खरीद रहे हो, आप इंपोर्टर हो, यू विल नीड जापानीज येन, आपको जापान में जापानीज येन पे करने हैं। दैट मीन्स आपको खरीदने पड़ेंगे। आप खरीद रहे हो जापानीज येन, तो आप INR का क्या कर रहे हो, बेस करेंसी का क्या कर रहे हो, आप INR को बेच रहे होगे, जापानीज येन खरीद रहे हो, कुछ चीज ले रहे हो, जापानीज येन खरीद रहे हो, तो खरीदने के बदले आप क्या दोगे, INR दोगे, बिकॉज आपकी इंडियन करेंसी है। INR अगर आप दे रहे हो तो दैट मीन्स यू आर सेलिंग INR। बेस करेंसी के हिसाब से आपने सोच लिया कि मैं INR को सेल करूंगा, तो फॉरवर्ड कवर के हिसाब से अब आपको यह सोचना है, अगर आप INR सेल कर रहे हो तो क्या बैंक आपको सस्ता रेट कोट करके देगा कि महंगा। व्हेन यू आर सेलिंग, यानी कि आप कस्टमर सेलर है और बैंक बायर है, तो बैंक सस्ते में खरीदेगा, कस्टमर को कम पैसे देने हैं, या फिर ऐसे सोच लो कि कस्टमर को कम पैसे देने हैं तो सस्ता, बैंक को खरीदना है तो बैंक सस्ता रेट लगाएगा, इसलिए सस्ता रेट। या फिर आप ऐसे सोच लो कस्टमर सेल कर रहा है तो कस्टमर को हमेशा कम पैसे मिलेंगे, कस्टमर की हमेशा वाट लगनी है, तो 1.9726 वाला रेट यूज होगा। दोबारा से बता देता हूं, आपको बेस करेंसी के हिसाब से सोचना है, INR के हिसाब से सोचना है। INR को आप सेल कर रहे हो एज अ कस्टमर, आपको हमेशा सेल पे कम पैसे मिलते हैं, हमेशा कम अमाउंट मिलती है, आपकी हमेशा वाट लगती है, तो इसलिए सस्ता रेट, दैट मीन्स 1.9726। तो रेट हम ये वाला यूज करेंगे। ये चीज क्लैरिटी आ गई कि रेट कौन सा यूज होगा फॉरवर्ड मार्केट कवर में। अब मैंने आपको बताया था कि यार मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है, उसका फंडा जान लो। मैंने आपको बताया था जो चीज को कन्वर्ट करना है वो देखो, और जो कोटेशन आपको दे रखी है उसकी अदर करेंसी देखो, यानी कि राइट हैंड साइड वाली करेंसी। अगर वो दोनों सेम है तो डिवाइड होगा। अब यहां पर जापानीज येन है, यहां पर भी जापानीज येन है, दोनों सेम है तो डिवाइड होगा। अगर दोनों अपोजिट होते तो मल्टीप्लाई करते। अपोजिट अट्रैक्ट्स, ऐसे समझ लो अपोजिट अट्रैक्ट करता है तो इसलिए मल्टीप्लाई, लेकिन यहां पर क्योंकि अपोजिट नहीं है, सेम है, तो डिवाइड होगा। ठीक है, तो अब 5 लाख को आप 1.9726 के साथ डिवाइड कर दो, 5 लाख डिवाइड बाय 1.9726, तो आपका 253,472.57 निकल कर आ रहा है। ICAI ने देखो कुछ दिमाग अपना अलग चलाया। ICAI ने क्या करा, पहले इनडायरेक्ट कोड को डायरेक्ट कोटेशन में चेंज करा। देखो 3 मंथ फॉरवर्ड रेट को ऐसे डिवाइड करा, 0.5070, 1 जापानीज येन इज इक्वल टू 0.5070 रुपीज, यानी कि डायरेक्ट कोट में चेंज करा, फिर बाद में मल्टीप्लाई करा, तो आंसर तो 2,53,500, हमारा भी 2,53,472, दैट मीन्स मोर और लेस 500 रुपीज ओनली, वही निकल कर आ रहा है। तो भाई आपको इस तरीके से करने का कोई सेंस नहीं बनता। ICAI हमेशा कंफ्यूज करता है बच्चों को, इसी वजह से बच्चों को फॉरेक्स टफ लगता है। फॉरेक्स टफ है नहीं, बट एक स्टैंडर्ड के हिसाब से, एक प्रोसीजर के हिसाब से अगर आप चलो तो टफ नहीं है। तो इसी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ, हमेशा बेस करेंसी के हिसाब से सोचो। INR बेचना है तो सेल वाला रेट लगेगा, और डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करना है वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि दोनों सेम है, दोनों जापानीज येन है तो डिवाइड करेंगे, इसीलिए यहाँ पर डिवाइड करा, आंसर आ गया। ठीक है, तो ICAI और हमारे वाले में थोड़ा सा फर्क इसलिए बिकॉज यहाँ पर ICAI ने राउंड ऑफ करा है, बस ये रीजन है और कोई रीजन नहीं है। अब चलते हैं हम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में। अच्छा सर, पहले आप ये बताओ सर, आप ये वाली चीज क्यों बोलते हो हमेशा INR के हिसाब से चलो। देखो भाई, आपको रेट का सिलेक्शन भी तो करना है ना। रेट का सिलेक्शन कौन सा करना है, वो चीज आपको बेस करेंसी के हिसाब से ही सोच के आ सकती है आसानी से। अदर करेंसी के हिसाब से सोचोगे ना तो कंफ्यूज होगे। तो बेस करेंसी के हिसाब से सोचते हो ना तो रेट का सिलेक्शन करना बहुत आसान हो जाता है। अब रेट का सिलेक्शन करने के लिए देखो ICAI ने भी 1.9726 यूज करा है। ये देखने के लिए आप बेस करेंसी के हिसाब से तो सोचोगे ही, तो फर्दर भी आप बेस करेंसी के हिसाब से सोच के डिवाइड कर दो यार। क्यों इतना ऐसा फालतू में पेन लेना है जो ICAI कर रहा है, मत लो इतना पेन।
अब हम चल रहे हैं ऑप्शन कवर पे। देखो ऑप्शन कवर के हिसाब से आपको सोचना है कि भाई अगेन आपको बेस करेंसी के हिसाब से सोचना है। देखो बेस करेंसी के हिसाब से सोचना है, पुट ऑप्शन लोगे कि कॉल ऑप्शन लोगे। बेस करेंसी आईएनआर है, आईएनआर आपको मतलब जापानीज येन आपको खरीदना है, दैट मींस आईएनआर आपको बेचना है। तो जो चीज आपको बेचनी है उस केस में क्या आप कॉल ऑप्शन लोगे? नहीं, कॉल ऑप्शन तो खरीदने के लिए होता है, आईएनआर आप बेच रहे हो, सो बेस करेंसी आपको बेचनी है, दैट मींस वी विल एंटर इनटू अ पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन में वो आपको स्ट्राइक प्राइस बता दिया कि ये आपका स्ट्राइक प्राइस है। अब वो आपको बता रहे हैं कि भाई स्ट्राइक प्राइस आपको बता दिया, वो बोल रहे हैं कि अगर आप पुट ऑप्शन लोगे ना तो ₹1 के अगेंस्ट आपको इतने जापानीज येन यानी कि 0.098 जापानीज येन का प्रीमियम पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई देखो अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले तो आप देख लो कि आपका स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से आउटफ्लो कितना जाने वाला है आईएनआर में। तो हमने वो देख लिया, 5 लाख जापानीज येन डिवाइड बाय 2.125 मैंने कर दिया। डिवाइड अगेन मैंने आपको बताया डिवाइड इसलिए करा, जिस चीज को कन्वर्ट करना है वो भी जापानीज येन है, और जिस चीज के साथ कन्वर्ट कर रहे हैं, जिस चीज जोन से रेट को यूज करके कन्वर्ट कर रहे हैं यानी कि राइट हैंड साइड वाला, वो भी जापानीज येन है। ₹1 इक्वल टू 2.125 जापानीज येन ऐसे दिया हुआ है, तो वो भी जापानीज येन है, सेम है तो डिवाइड करोगे, मैंने यहाँ पर डिवाइड कर दिया, तो 235,294 मेरा रुपीज में निकल कर आ गया। अब मेरे को प्रीमियम देना है, देखो ₹1 के अगेंस्ट इतना प्रीमियम, तो 2,35,000 2,35,294 रुपीज के अगेंस्ट कितना प्रीमियम, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगेन देखो सिंपल मैथ्स है, मल्टीप्लाई करने के लिए ₹1 के अगेंस्ट 0.098 प्रीमियम का प्रीमियम, तो 2,35,294 के अगेंस्ट कितना, तो मल्टीप्लाई करेंगे। आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये जापानीज येन में है और ये रुपीज में है, दोनों अपोजिट है, तो मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इतने का आपका प्रीमियम है, इतने जापानीज येन का आपका प्रीमियम है। अब भाई प्रीमियम को आप कन्वर्ट करोगे तो आप स्पॉट रेट के हिसाब से कन्वर्ट करोगे 1.9516 वाला। सर ये आपने स्पॉट रेट क्यों यूज करा और 1.9516 वाला क्यों यूज करा, मैं ये बताओ। स्पॉट रेट के हिसाब से हम इसलिए कन्वर्ट करेंगे क्योंकि देखो जो प्रीमियम होता है ना वो अपफ्रंट दिया जाता है। 3 मंथ फॉरवर्ड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हम 3 महीने के बाद का चाहे एंटर कर रहे हो, 3 महीने के बाद का ही कर रहे हैं क्या, चलो जितने भी टाइम पीरियड का बाद का कर रहे हैं, ऑप्शन जो है वो मैच्योर बाद में है, मैच्योर बाद में होना है। ठीक है, 3 मंथ्स का ही है, 3 महीने के बाद मैच्योर होना है ऑप्शन बाद में मैच्योर हो रहा है, लेकिन प्रीमियम तो आज पे करोगे, क्योंकि अगर आप आज प्रीमियम पे नहीं करोगे ना सामने वाला आपको ऑप्शन ही नहीं देगा, बिकॉज उसके मन में डाउट आएगा कि 3 महीने बाद मैच्योरिटी पे ये साला मेरे प्रीमियम के पैसे दे चाहे ना दे, हमें क्या पता दे ही ना भाग जाए। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन प्रीमियम जो है वो अपफ्रंट कलेक्शन होती है। तो इतने जापानीज येन आपको आज चाहिए, इतने जापानीज येन का प्रीमियम लग रहा है, दिस मच जापानीज येन यू वोंट, बिकॉज आपको ऑप्शन प्रीमियम देना है, पे करना है। तो अगर आपको जापानीज येन चाहिए तो अगेन मैं आपको बोल रहा हूं आईएनआर के हिसाब से सोचो, अगेन आईएनआर के हिसाब से सोचो। जापानीज येन चाहिए दैट मींस आपको आईएनआर बेचने हैं। इफ यू वांट टू बाय जापानीज येन यू वांट टू सेल आईएनआर। अगर आपको आईएनआर सेल करने हैं, जब आप किसी चीज को सेल करते हो तो बैंक हमेशा आपको सस्ता रेट लगा के देता है, क्योंकि आपको कम पैसे देगा, वो आपकी वाट लगानी है। आप सेल कर रहे हो तो यानी कि बेसिकली आप सेल कर रहे हो तो आपको कम पैसे मिलेंगे, तो 1.9516 वाला रेट लगेगा और उसके साथ मैंने डिवाइड कर दिया। अब मैंने डिवाइड क्यों करा, बिकॉज ये जो प्रीमियम है ये भी जापानीज येन में है और ये जो है ये भी जापानीज येन में है, तो मैंने डिवाइड करा, तो दिस केम टू बी माई प्रीमियम। 11,815 रुपए का प्रीमियम निकल कर आया। सो अगर मैं इसको मैं तोड़ दूं तो तोड़ के मैं ऐसा लिखूंगा कि दिस इज न्यूमरेटर इज सेपरेटली माय प्रीमियम अमाउंट इन जेपीवाई। ठीक है, जेपीवाई में मेरा जो न्यूमरेटर दिया हुआ है ऊपर वो मेरा प्रीमियम है, और अब ये जो मैंने प्रीमियम निकाल लिया, अब देखो ये जापानीज येन में है और जिस रेट के साथ कन्वर्ट कर रहा हूं वो भी जापानीज येन में, तो डिवाइड होगा। डिवाइड करने के बाद 11,815 का मेरा प्रीमियम निकल कर आया। सो इन टोटालिटी ये मेरा आउटफ्लो हो गया। अब आप कंपेयर कर लो, फॉरवर्ड में 2,53,000 का जा रहा है आउटफ्लो, और यहां पर ऑप्शन में हमारा 2,47,000 का कुछ जा रहा है, तो विच इज बेटर, आउटफ्लो ऑफ कैश इज लीस्ट इन केस ऑफ ऑप्शन, सेम शुड बी ऑप्टेड फॉर। फर्दर इफ प्राइस ऑफ INR गोज अबव 2.125 INR द आउटफ्लो शेल बी फर्दर बी रिड्यूस्ड। ठीक है, फालतू की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 33 बहुत ही सिंपल था। हाँ मेरे को पता है मैं बहुत ही सिंपल बोल के थोड़ा गलत बोल रहा हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट अगर इस तरीके से आप चलोगे कि हमेशा बेस करेंसी के हिसाब से सोचो, चाहे वो बेस करेंसी के हिसाब से सोचो, चाहे वो INR, चाहे वो डायरेक्ट कोट हो चाहे इनडायरेक्ट कोट हो, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उसके हिसाब से सोचोगे तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बिकॉज बेस करेंसी के हिसाब से सोचा तो ही आपको पता चला पुट ऑप्शन हमें देना है, क्योंकि INR को बेचना है, दैट मीन्स हमें पुट ऑप्शन खरीदना है, क्योंकि बेचने के टाइम पे कॉल ऑप्शन नहीं होता, कॉल ऑप्शन खरीदने के टाइम पे होता है, पुट ऑप्शन बेचने के टाइम पे होता है। तो इस वजह से यहाँ पर भी देखो ICICI ने पुट ऑप्शन लिख रखा है। ठीक है, अगर आप बेस करेंसी के हिसाब से सोचोगे ना तो आप यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ ऑप्शंस भी गलत कर दोगे। ठीक है, तो आपका आंसर फिर गलत आएगा। अंडरस्टूड माय पॉइंट? सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 34। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट से मैं फुल स्क्रीन लगा रहा हूं, आप पढ़ लीजिए फिर मैं पढ़ाता हूं।
हाँ जी, सो क्वेश्चन नंबर 34, इट इज़ रिलेटेड टू व्हाट? इट इज़ रिलेटेड टू करेंसी फ्यूचर्स. सो एबीसी टेक्नोलॉजीज इज एक्सपेक्टिंग टू रिसीव अ सम ऑफ $4 लाख इन 3 months. 3 महीने के बाद $4 लाख एबीसी टेक्नोलॉजीज को मिलने वाले हैं. अब आपको एबीसी टेक्नोलॉजीज को $4 लाख क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि इन्होंने एक्सपोर्ट करा होगा, सिंपल सी बात है. अब आपको $4 लाख मिलने हैं, सो भाई रिस्क तो है. अगर डॉलर का प्राइस रिड्यूस हो गया तो रिस्क है. तो इस वजह से आप अपने आप को हेज करना चाह रहे हो. एंड द कंपनी डिसाइडेड टू गो फॉर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टू हेज अगेंस्ट द रिस्क. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट यानी कि करेंसी फ्यूचर्स आप लेना चाह रहे हो. स्टैंडर्ड साइज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल इन द मार्केट इज $1,000. ठीक है, तो आपको कितने कॉन्ट्रैक्ट लेने होंगे? 4 लाख डिवाइड बाई 1,000. देखो 4 लाख डिवाइड बाई 1,000, ये 1,000 है. ठीक है, सो आपके 400 कॉन्ट्रैक्ट्स होने वाले हैं. दिस इज फाइन. तो आपको 400 कॉन्ट्रैक्ट्स लेने पड़ेंगे. एक सेकेंड ना. तो अब आपको 400 कॉन्ट्रैक्ट्स लेने हैं, ये आपको पता चल गया स्टैंडर्ड साइज के हिसाब से. एज ऑन स्पोर्ट एंड फ्यूचर्स, मतलब एज ऑन डेट जो है, एज ऑन डेट वो स्पोर्ट एंड फ्यूचर्स प्राइस जो आपको दे रखे हैं वो ₹44 एंड ₹45 रिस्पेक्टिवली. देखो मैं आपको पहले बता देता हूँ, जो आपकी जो स्पोर्ट मार्केट होती है और जो फ्यूचर्स मार्केट होती है वो दोनों अलग अलग होती हैं, अलग अलग चलती हैं. फ्यूचर्स मार्केट में सिर्फ और सिर्फ आप हेजिंग परस्पेक्टिव से जाते हो और आपको मार्जिन के हिसाब से खेलना होता है. यानी कि आज आपने अगर सेल करा, फ्यूचर में आप बाय करोगे पोजीशन को क्लोज करने के लिए. फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में लेट्स से आज आपने सेल कर दिया, 3 महीने के बाद जाकर आप बाय करोगे, जो भी रेट होगा उस रेट के साथ हिसाब से बाय करके आप अपनी पोजीशन को क्लोज करोगे. तो मार्जिन जो होता है ना, जो आपने सेल करा मान लो 45 पे और जो आपने बाय करा 3 महीने के बाद वो 44 पे, तो ₹1 का मार्जिन है. दिस इज योर वेरिएशन मार्जिन. इतने का आपका प्रॉफिट है. ये आपको ₹1 का प्रॉफिट आपको मिल जाएगा फ्यूचर्स मार्केट से. और जो कैश मार्केट है वो अलग चलती है. जो एक्चुअल मार्केट है, मतलब स्पोर्ट मार्केट है, वो शेयर मार्केट जो होती है, सॉरी करेंसी की जो मार्केट है वो अलग चलती है. ठीक है, सो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ऑल टुगेदर इज अ डिफरेंट मार्केट. फ्यूचर्स मार्केट इज अ डिफरेंट मार्केट. ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है. सो आई एम जस्ट सेइंग कि जो आज जो स्पोर्ट डेट है मतलब आज का जो एज ऑन डेट है, वो जो हमारा कैश मार्केट है उसमें जो स्पोर्ट प्राइस चल रहा है वो ₹44 चल रहा है. एंड फ्यूचर्स मार्केट में जो रेट चल रहा है वो ₹45 चल रहा है. अब देखो ₹45 का रेट चल रहा है फ्यूचर्स मार्केट में. तो आज आप सेल करोगे कि बाय करोगे, अब आपको ये सोचना है क्या करना चाहिए. देखो आपको डॉलर मिलने वाले हैं, तो दैट मीन्स आपकी पोजीशन लॉन्ग होएगी, यानी कि आप बोट पोजीशन में होगे. तो अपने आप को हेज करने के लिए आप फ्यूचर्स में अपोजिट पोजीशन ही लोगे. ये हमने डेरिवेटिव्स में भी पढ़ा था कि भाई जो पोजीशन आपके पास है उसकी अपोजिट पोजीशन ले लो. तो आपके पास डॉलर आने वाले हैं, तो आप उसकी, यानी कि डॉलर आपके पास, आप लॉन्ग पोजीशन पे होने वाले होगे, दैट मीन्स बोट पोजीशन पे होने वाले हो आप डॉलर पे, तो आप सेल कर देना. तो ₹45 के हिसाब से हम सेल करेंगे, ये हमने डिसीजन बना लिया. अब इसके अलावा आप ऐसे भी सोच सकते हो कि आपको डॉलर मिलेंगे, $4 लाख मिलेंगे, तो आप डॉलर का क्या करोगे? डॉलर आप दे दोगे, तो डॉलर आपको बेचने हैं, तो इस वजह से हम सेल कर देंगे. तो कैसे भी सोच लो, चाहे ऐसे सोच लो कि आपके पास पोजीशन लॉन्ग होने वाली है डॉलर्स की, तो आप इस वजह से अपोजिट मार्केट में, यानी कि जो आपकी फ्यूचर्स मार्केट में है, फ्यूचर्स मार्केट है, उसमें शॉर्ट कर दोगे. दैट मीन सेल कर दोगे, 45 कर दोगे. लॉन्ग एंड शॉर्ट या तो ऐसे सोच सकते हो, या फिर ऐसे सोच सकते हो कि भाई डॉलर मिलेंगे, हमें वो डॉलर सेल करने हैं, तो इसलिए आज सेल कर दो. ₹45 के हिसाब से आप सेल कर दोगे आज फ्यूचर्स मार्केट में. सपोज आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने के बाद क्या होता है, कंपनी अपनी जब पोजीशन क्लोज करती है तो जो रेट होता है ना वो ₹44.50 चल रहा होता है फ्यूचर्स मार्केट के अंदर. एंड द स्पोर्ट रेट इज ऑल्सो कोटिंग एट ₹44.50 इन कैश मार्केट, यानी कि जो असली मार्केट है, जो एक्चुअल मार्केट है, उसमें भी सेम ही रेट चल रहा है. एंड आपको मैं एक चीज़ बता देता हूं, अगर ये आप हमें ये लाइन नहीं लिख के देता ना, सिर्फ ये 44 सिर्फ हमें स्पोर्ट रेट लिख के दे देता, सॉरी अगर ये फ्यूचर्स का जो आपको रेट नहीं लिख के देता ना, फ्यूचर्स वाला 44.50, एंड सिर्फ ये लिख के दे देता कि स्पोर्ट रेट जो है वो 44.50 चल रहा है, तो हमें अज्यूम करना पड़ता कि दोनों रेट ही 44.50 है. लेकिन अब यहाँ पर अज्यूम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको दोनों रेट ही बता के दे दिए उसने कि जो कैश मार्केट है वो भी 44.50 पे चल रही है और जो फ्यूचर्स मार्केट है वो भी 44.50 पे चल रही है. सो आपने सेल करा था 45 पे, 45 पे, तो आप पोजीशन क्लोज करोगे 44.50 पे, यानी कि ₹0.50 का आपको मुनाफा हो रहा है. सेल करा 45 पे, 44.50 पे आपने बाय करा. सो 0.50 का आपको फायदा है. 0.50 का फायदा है कितने कॉन्ट्रैक्ट्स पे? 0.50 का फायदा कितने कॉन्ट्रैक्ट्स पे? आपको 400 कॉन्ट्रैक्ट्स पे है, इंटू 400. ठीक है, और एक कॉन्ट्रैक्ट का साइज कितना है? 4000, तो 1000 सॉरी, तो इंटू 1000 हम कर देंगे. सो दैट मीन्स ₹2 लाख का प्रॉफिट आ रहा है. सर ये आपने तो 4000 इंटू 1000 करा, इन्होंने 4 लाख लिख रखा है. या तो आप सीधा एक्सपोजर अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, अगर आपको यहाँ पर नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स दे रखे हैं ना, देन आई विल रिकमेंड कि आपको ये करना चाहिए कि ₹45 के हिसाब से आपने सेल करा,
44.50 के हिसाब से आपने बाय करा। कितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं? कॉन्ट्रैक्ट्स हैं 400 कॉन्ट्रैक्ट्स, और एक कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू है $1000 है। सो $1000 चीज़ तो एक ही है, बट ये प्रेजेंटेशन डिटेल्ड बताता है कि भैया आपको कॉन्ट्रैक्ट्स का भी हिसाब किताब पता है कि कैसे चलता है। सो इन नटशेल आपको 2 लाख रुपए का मुनाफा हुआ। अब ये 2 लाख रुपए का जो बेनिफिट है ना, ये आपको फ्यूचर्स मार्केट से हुआ है। फ्यूचर्स मार्केट में 2 लाख रुपए आपको फ्यूचर्स मार्केट से मिल जाएंगे। 2 लाख रुपए फ्यूचर्स मार्केट से मिले तो स्पॉट मार्केट में आपको कितने पैसे मिल रहे हैं डॉलर के अगेंस्ट? $4 लाख आपने अब एक्चुअल मार्केट में, कैश मार्केट में मैं बात कर रहा हूं, $4 लाख जो आपको मिल गए वो एक्चुअल मार्केट में बेचोगे भी तो सही। तो 4 लाख का आपने सेल करा, $4 लाख इंटू 44.50, क्योंकि स्पॉट रेट भी 44.50 है एंड फ्यूचर्स रेट भी 44.50 था। तो मैंने इसको सेल करा तो 178,000,000 यानी कि 1,78,00,000 1,78,00,000 रुपीज मेरे को मिल रहे हैं। 1,78,00,000 रुपीज में अगर मैं 2 लाख रुपए ऐड कर देता हूं जो कि मेरे को यहां पर मिले, ठीक है, तो मेरा इन नटशेल ये निकल कर आ जाएगा जो आईसीआई ने निकाल रखा है। देखो 1,80,00,000 रुपए। सो हुआ क्या, यहां पर मैंने क्या करा, कैश मार्केट में आईसीआई ने भी यही करा हुआ है। देखो कैश मार्केट से मेरे को कितने रुपीज मिलेंगे? $4 लाख, ये रुपीज नहीं है, ये डॉलर है, ये डॉलर है। $4 लाख को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 44.50 के हिसाब से। $4 लाख को आपने 44.50 के हिसाब से मल्टीप्लाई करा, ये आपको कैश मार्केट में मिल गए, प्लस 2 लाख रुपए का आपको वेरिएशन मार्जिन मिला ऊपर फ्यूचर्स से जो गेन आया वो। इन टोटलिटी आपको 1,80,00,000 रुपए मिले। सो आपको इफेक्टिव प्राइस रियलाइजेशन क्या हुआ? 1,80,00,000 डिवाइड बाय 4 लाख, आपको 1,80,00,000 रुपए मिले। कितने के अगेंस्ट? $4 लाख के अगेंस्ट। तो $4 लाख से डिवाइड करा तो 45 रुपीज पर $US आपको पड़ा। एंड फ्यूचर्स मार्केट का मतलब यही होता है, देखो आपने 45 पे सेल करा था, सो दैट मीन्स योर प्राइस इज गेटिंग लॉक्ड एट ₹45। चाहे अब आपको यहाँ पर ना, जब आप पोजीशन क्लोज करोगे ना, चाहे आपको यहाँ पर मुनाफा हो चाहे नुकसान हो, तो आपको हमेशा प्राइस जो आपका है ये 45 पे लॉक्ड रहेगा। इसी को हेजिंग बोलते हैं, परफेक्ट हेज हो गया है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 34 हो गया। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 35। फुल स्क्रीन लगा रहा हूँ, फटाफट से आप पढ़ लीजिए, फिर ये क्वेश्चन आप मेरे साथ पढ़ेंगे। हाँ जी, सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 35। इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है जी। सो एक कंपनी है जिसने इंपोर्ट करे हैं, इम्पोर्टेड 5,000 बोटल्स ऑफ शैम्पू एट अ लैंडेड कॉस्ट इन मुंबई, ठीक है, फालतू की कहानी। बस हमें इतना पता है 5,000 शैम्पू की बोटल्स इंपोर्ट करी हैं, कुछ ना कुछ इंपोर्ट करा एट प्राइस ऑफ $20 ईच, यानी कि एक बोतल का प्राइस $20 है। तो आपको इन टोटालिटी कितने डॉलर का एक्सपोजर है? सो 5,000 इंटू 20, दैट मीन्स आपको $1 लाख पे करने। आपका एक्सपोजर क्या है? एक्सपोजर अमाउंट इज इक्वल टू 5,000 बोटल्स इंटू $20 इज इक्वल टू $1 लाख। अब भाई $1 लाख की आपको रिक्वायरमेंट है, अभी $1 लाख आपको पे करने हैं, ठीक है। सो आपको खरीदने होंगे, ऑब्वियस सी बात है। अब आपको सप्लायर ने 2 ऑप्शंस दिए। द कंपनी हैज 2 चॉइसेस फॉर पेइंग द गुड्स, या तो इमीडिएटली पे कर दो या फिर 3 महीने बाद पे करो, सप्लायर कह रहा है। तो भाई एंड इट एज अ क्लीन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी वेयर 14% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट इज चार्ज्ड, यानी कि बैंक आपसे, अगर आप इंडिया में लोन लेने जाते हो तो बैंक आपको क्लीन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है, 14% रेट पर एनम के हिसाब से आपको लोन मिल जाता है। अब कैलकुलेट द विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड बी बेटर, पे इन 3 months विद एन इंटरेस्ट रेट ऑफ ₹10%। सर ऊपर तो आप 14% बोल रहे थे, यहाँ पर 10% आ गया, कैसे? देखो अगर आप 3 महीने बाद पे कर रहे हो तो इंडिया से तो लोन लोगे नहीं, 3 महीने बाद पे करोगे। तो 3 महीने बाद जब आप पे करोगे तो ये 3 महीने का जो 10% का ब्याज है ना, ये फॉरेन वाला सप्लायर ले रहा है आपसे, 10% पर एनम के हिसाब से फॉरेन सप्लायर इंटरेस्ट ले रहा है। एंड अगर आप इमीडिएटली पे कर दो तो 3 महीने के लिए जो है बैंक आपसे इंटरेस्ट लेगा, बिकॉज आज आपके पास पैसे नहीं है, 3 महीने के बाद आपके पास पैसे आ जाएंगे। ये मान के चलो आज आपके पास पैसे नहीं है तो आप पैसे कहां से लाओगे? लोन लोगे, लोन आपको 14% पर एनम के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 1, सप्लायर को 3 महीने के बाद पे करो विद एन इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम के हिसाब से, और हमें 3 महीने का इंटरेस्ट रेट निकालना है, ठीक है। 3 महीने के बाद अगर हम पे करेंगे सप्लायर को तो हम कितना पे करेंगे? देखो $1 लाख इंटू 1 प्लस 0.10 की पावर, सॉरी पावर नहीं, इंटू 3/12, 3/12 इज योर टाइम पीरियड बेसिकली, 3/12 है ना, हाँ। सो अब ये निकल कर आता है, देखो 0.10 इंटू 3/12 प्लस 1 इंटू 1 लाख, दिस इज कमिंग टू 102500
इतने डॉलर्स की आप पेमेंट करोगे 3 महीने के बाद, ब्याज समेत, सूद समेत, ब्याज समेत आपको 1,1025,000 की, यानी कि $1,25,000, ठीक है, $1,02,500 आपको पे करने पड़ेंगे। अब ये 3 महीने के बाद पे करने हैं। हमने ब्याज तो आज निकाल लिया कि 3 महीने के बाद पे करने हैं। 3 महीने के बाद ब्याज सहित हमें इतने पैसे पे करने पड़ेंगे। अब इतने डॉलर अगर हमें पे करने हैं तो हमारे पास फॉरवर्ड रेट है, तो आज हम फॉरवर्ड के हिसाब से अपने आप को हेज कर लेंगे। 3 मंथ का स्वैप पॉइंट दे रखा है आपको, देखो। सो स्पॉट रेट है आपका 60.55, 60.25-60.55, बिड एंड आस्क रेट दोनों दे रखे हैं। सर हम यहाँ पर कौन सा रेट लगाएंगे? देखो, आपको डॉलर खरीदने हैं, जब आपको खरीदने हैं आपको बैंक हमेशा महंगा रेट लगाएगा, दैट मीन्स 60.55 वाला। अब इसके अंदर स्वैप पॉइंट्स दे रखे हैं 3 महीने के बाद, तो 60.55 क्या मैं प्लस कर दूं 0.25 को इसमें? स्वैप पॉइंट्स में तो सर हम ऐड ही करते हैं। क्या मैं 25 पॉइंट्स को ऐड कर दूं? नहीं, यहां पर सब्ट्रैक्ट होंगे। 60.55 में से 25 जो है वो सब्ट्रैक्ट होगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो स्वैप पॉइंट्स है ना, ध्यान से दो, देखो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। 35 पहले आ रहा है, फिर 25 आ रहा है, दैट मीन्स इट इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर्स। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। जब अगर ये ऐसे होता 25/35 होता, असेंडिंग ऑर्डर में होता, तो मैं इसको ऐड करता। ये चीज मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल वीडियो में समझाई हुई है, दोबारा से बता दी। तो यहां पर हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सो 60.55 माइनस 60.55 माइनस 0.25 अगर मैं करता हूं, इट इज कमिंग टू 60.30। तो मैं 60.30 के रेट को यहां पर यूज करूंगा, 60.30 के रेट को यूज करूंगा। ये देखो, अब मेरे को $1,02,500 पे करने हैं विद रेट दिस 60.30। सो 1,02,500 इंटू 60.30, इट इज कमिंग टू 6180750 मेरा निकल कर आ गया। ऑप्शन 1 में इतना आउटफ्लो जाएगा। ऑप्शन 2 आपको दे रखा है सेटल नाउ, यानी कि आज ही आप फॉरेन सप्लायर को पे कर दो, और इंडिया में 3% इंडिया में 14% के हिसाब से आप ब्याज पे कर देना 3 महीने का। अब अगर मैं आज पे करता हूं तो 60.55 का रेट लगेगा, बात सिंपल सी है। सो 60.55 का रेट लगेगा, तो मैंने यहां पर 1 लाख इंटू 60.55 लगा दिया। अब 60.55 के हिसाब से जब मैंने मल्टीप्लाई करा तो 60,55,000 रुपीज का लोन लूंगा 3 महीने के लिए, तो इस पर ब्याज लगेगा 60,55,000 इंटू 14% इंटू 3/12, इट इज कमिंग टू 211,925। इसको मैंने ऐड करा तो ये निकल कर आया। सर यहां पर आप तो 3/12 कर रहे हो, इन्होंने डिवाइड बाय 4 कर रखा है। सर ये क्या है? अरे 3/12 इज इक्वल टू 1/4। देखो 3/12 भी आपका 0.25 होता है, 1/4 भी आपका 0.25 होता है। तो आईसीआई ने बस हमेशा इनका कुछ ना कुछ फैंसी करने का तरीका है, ताकि बच्चे कंफ्यूज होते रहे। कुछ बच्चों को मेरे को पता है इस चीज़ में भी कंफ्यूजन आ जाती है कि ऐसा क्यों कर रखा है, यहाँ पर भी ऐसा क्यों कर रखा है। सर आपने तो सर 3/12 करा है ना, इन्होंने बाय 4 कर दिया। भाई सेम चीज़ है, ठीक है, मैथमेटिकल आई नो, बट आईसीआई को खुजली होती है तो करता है कॉम्प्लिकेट चीज़ें हमेशा। तो मैंने इसको ऐड करा तो इट इज कमिंग टू 6266,925। आउटफ्लो मेरा जो है वो किस में ज़्यादा है? सेकंड ऑप्शन में ज़्यादा है, दैट मीन्स इट इज नॉट प्रेफरेबल। दैट मीन्स जिसमें कम है वो प्रेफरेबल है। सो ऑप्शन 1 शुड बी प्रेफर्ड एज इट इज लोअर आउटफ्लो। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 36। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, फटाफट से आप पढ़ लीजिए, फिर मैं पढ़ाता हूँ आपको ये क्वेश्चन। हाँ जी, सो क्वेश्चन नंबर 36 इसमें दिया हुआ है दैट एन अमेरिकन फर्म इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू पे इंटरेस्ट ऑफ कैनेडियन डॉलर, कितना दिया हुआ है ये? 10,10,000 कैनेडियन डॉलर का इंटरेस्ट पे करना है, एंड यहाँ पर 7,05,000 कैनेडियन डॉलर का इंटरेस्ट पे करना है। ठीक है जी, हाँ। सो ये 2 पेमेंट ऑब्लिगेशन है अमेरिकन फर्म की। सो आप अपने आप को सोचो कि आप अमेरिका के बंदे हो। अब आपको 2 पेमेंट ऑब्लिगेशन है कैनेडियन डॉलर्स की है, दोनों की दोनों, ठीक है, और दोनों की एक पेमेंट जानी है 31 जुलाई को, एक पेमेंट जानी है 30 सितंबर को रिस्पेक्टिवली। अब इन्होंने दे रखा है द फर्म इज रिस्क अवर्स एंड इट्स पॉलिसी इज टू हेज द रिस्क इन्वॉल्व्ड इन ऑल फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस। हम सारे के सारे एक्सपोजर को हेज करते हैं। यूएसए की फर्म के लिए बोला जा रहा है, फर्क नहीं पड़ता, बस हमें इतना पता है कि हमें हेजिंग करनी है। फाइनेंस मैनेजर ऑफ द फर्म इज थिंकिंग ऑफ हेजिंग द रिस्क कंसिडरिंग 2 मेथड, या तो फिक्स्ड फॉरवर्ड के साथ कर लो और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के साथ कर लो। इट इज जून 30 टुडे, आज आप 30 जून पर खड़े हो। फॉलोइंग कोटेशंस रेट्स आर गिवन, मतलब एक्सचेंज रेट्स जो आपको कोटेशन दे रखी है वो दे रखी हैं, किस फॉर्म में दी हुई है? यूएस डॉलर पर कैनेडियन डॉलर, यानी कि एक कैनेडियन डॉलर में कितने यूएस डॉलर हैं? 1 कैनेडियन डॉलर इज इक्वल टू हाउ मच यूएस डॉलर। इस तरीके से कोटेशन दिया हुआ है। आप यूएसए के बंदे हो, यूएसए में रहते हो,
ठीक है, तो आपके लिए क्या ये डायरेक्ट कोट है कि इनडायरेक्ट कोट है यूएसए में, आप मेरे को फटाफट से बताएं। देखो जब आप इंडिया में होते हो तो आपके लिए $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज, इट इज अ डायरेक्ट कोट। $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज इज अ डायरेक्ट कोट, यानी कि आपकी होम करेंसी अगर अदर करेंसी में आती है तो वो डायरेक्ट होता है, ठीक है। अगर होम करेंसी जो होती है वो राइट हैंड साइड में आती है, जैसे कि $1 इज इक्वल टू रुपीज, ये आपके लिए डायरेक्ट कोट है इंडिया के लिए, तो रुपीज राइट हैंड साइड में आ रहा है, दैट मींस इट इज डायरेक्ट कोट। यहां पर यूएसए के लिए यूएस की करेंसी राइट हैंड साइड में यानी कि अदर करेंसी में, तो ये डायरेक्ट कोट है। चलो हमें फर्क नहीं पड़ता डायरेक्ट कोटो की इनडायरेक्ट कोटो, हम हमेशा बेस करेंसी के हिसाब से सोचेंगे। यहां पर कैनेडियन डॉलर बेस करेंसी है तो हमें अपना दिमाग कैनेडियन डॉलर के हिसाब से चलाना है कि हम बाय करेंगे कि सेल करेंगे, जो भी करेंगे। तो आपको इस फॉर्म में कोटेशन दे रखी है और स्पॉट रेट दे रखा है 0.9284, ये आपका बिड रेट हो गया। 0.9288 ये आपका आस्क रेट है। 1 मंथ फॉरवर्ड का रेट दे रखा है एंड 3 मंथ फॉरवर्ड का रेट दे रखा है। फॉरवर्ड रेट में सिर्फ आपको एक ही रेट दे रखा है, दैट मीन्स यही बिड है यही आस्क है, फर्क नहीं पड़ता कुछ भी हो, ठीक है। अब आपको फॉरवर्ड के हिसाब से काम करना है। सबसे पहले अगर आप फॉरवर्ड के हिसाब से चलते हो तो आप एक महीने के बाद की जो आपकी पेमेंट है, यानी कि 10,10,000, 10 लाख ही है ना, हाँ 10,10,000 कैनेडियन डॉलर, तो 10,10,000 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 0.9501। क्यों? क्योंकि देखो ये कैनेडियन डॉलर है, मैंने आपको बताया राइट हैंड साइड में यूएस डॉलर है, सो 1 कैनेडियन डॉलर इज इक्वल टू हाउ मच यूएस डॉलर, ऐसे दे रखा है। यहां पर कैनेडियन डॉलर और यहां पर यूएस डॉलर दोनों अपोजिट, तो मल्टीप्लाई, ठीक है, बेसिक सी चीज है। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके साथ, तो मेरा 1 मंथ फॉरवर्ड का आ जाएगा। तो मैंने 10,10,000 को 0.9501 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा फॉरवर्ड के हिसाब से निकल कर आ गया 959601, ठीक है जी। सिमिलरली मैं यहां पर हमारे 7,05,000 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.9556 के साथ, तो मेरा 3 महीने के बाद का यानी कि सितंबर का भी पेमेंट का निकल कर आ जाएगा, है ना। तो ये दोनों मेरे फॉरवर्ड के हिसाब से पेमेंट्स हो गई। अब मेरे को आना है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स पे। अब ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में क्या कहानी दे रखी है हम वो पढ़ते हैं। प्राइस फॉर कैनेडियन डॉलर ऑन अ यूएस स्टॉक एक्सचेंज सेंट पर कैनेडियन डॉलर पेएबल ऑन परचेज ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट साइज, ये दे रखा है, आर एज फॉलोज, ठीक है। ये सब हमें प्राइसेस दे दिया, अभी आता हूं इस पे। अकॉर्डिंग टू द सजेशन ऑफ फाइनेंस मैनेजर इफ ऑप्शंस आर टू बी यूज्ड, आपको ये नहीं बताया कि पुट ऑप्शन लेना है कि कॉल ऑप्शन लेना है। इफ ऑप्शंस आर टू बी यूज्ड तो 1 मंथ के लिए हम 94 सेंट्स वाला यूज करेंगे, दैट मीन्स ये वाला, एंड 3 मंथ के लिए हम 95 सेंट्स वाला यूज करेंगे, दैट मीन्स ये वाला। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, हमें 1 मंथ वाला यानी कि जुलाई वाला जो हमारा एक्सपोजर है 31 जुलाई वाला, उसके लिए हमें 94 सेंट्स वाला यूज करना है, एंड जो हमारा सितंबर वाला एक्सपोजर है उसके लिए ये वाला यूज करना है। पुट ऑप्शन लेना है, कॉल ऑप्शन लेना है, अभी कुछ भी बताया नहीं गया, कॉल ऑप्शन देखना है कि पुट ऑप्शन देखना है, ये हमें एनालाइज करना होगा, हम एनालाइज करेंगे, ठीक है। सो आप सबसे पहले सोचो पुट ऑप्शन लगेगा कि कॉल ऑप्शन लगेगा। देखो हमें कैनेडियन डॉलर के हिसाब से कोटेशन दे रखी है, यहां पर देखो 1 कैनेडियन डॉलर इज इक्वल टू हाउ मच यूएस डॉलर। और दूसरी चीज, पहली चीज हमें पता है कैनेडियन डॉलर हमेशा वीक होता है, सो इसलिए 1 कैनेडियन डॉलर में 0.93 यूएस डॉलर आ रहा है, इट इज फाइन, ओके। तो ये डायरेक्ट, ये हमें कोटेशन सही दिया हुआ है। तो हमें अब कैनेडियन डॉलर के हिसाब से सोचना है, हमें कैनेडियन डॉलर के हिसाब से सोचना है। हम यूएसए के बंदे हैं। अब आप सोचो कि भाई आपको 10 लाख, सॉरी ये मतलब जो भी है, इतने कैनेडियन डॉलर्स आपको पे करने हैं। सो आपको दैट मीन्स इफ यू वांट टू पे कैनेडियन डॉलर्स एज अ यूएसए के बंदे, आपको कैनेडियन डॉलर बाय करने होंगे। अगर आपको कैनेडियन डॉलर बाय करने हैं तो मैं कौन सा ऑप्शन लूँ? मैं कॉल ऑप्शन लूंगा ना। बाय करने के लिए कॉल ऑप्शन लेते हैं तो मैं कॉल ऑप्शन लूंगा, पुट ऑप्शन पे मैं काटा मार दूंगा, मैं देखूंगा ही नहीं पुट ऑप्शन को। आपको कैनेडियन डॉलर के हिसाब से सोचना है, मैंने बोला आपको कैनेडियन डॉलर के हिसाब से सोचना है क्योंकि बेस करेंसी कैनेडियन डॉलर है एंड आपको पेमेंट भी कैनेडियन डॉलर की करनी है। सो अब आप ये सोच लो कि भाई आपको पुट ऑप्शन लेना है कि कॉल ऑप्शन लेना है। अगर आपको कैनेडियन डॉलर बेचने हैं, मतलब कैनेडियन डॉलर सॉरी आपको खरीदने हैं, कैनेडियन डॉलर आपको खरीदने हैं बिकॉज यू हैव टू पे कैनेडियन डॉलर टू समवन एज अ यूएसए के पर्सन, आपको कैनेडियन डॉलर किसी पर्सन को पे करने हैं। टू पे कैनेडियन डॉलर यू विल बाय इट फ्रॉम बैंक। आपके पास तो आए नहीं, आप यूएसए के बंदे हो, आपके पास तो यूएस के डॉलर्स है, तो आप कैनेडियन डॉलर्स बैंक से बाय करोगे। सो आपको किसी से भी बाय करोगे बैंक से, तो आप बैंक से कॉल ऑप्शन खरीदोगे ना। कॉल ऑप्शन इस खरीदने के लिए, पुट ऑप्शन बेचने के लिए, ठीक है। तो यहां पर हम कॉल ऑप्शन लेंगे, ये चीज समझ में आती है। सो अब देखो भाई, इन्होंने ना आगे ये बता रखा था, अकॉर्डिंग टू द सजेशन ऑफ फाइनेंस मैनेजर इफ ऑप्शंस आर यूज्ड 1 month option should be bought at a strike price of 94 cents and 3 month option should be bought at a strike price of 95 cents for the remainder uncovered
बाय ऑप्शंस द फर्म वुड बियर द रिस्क इटसेल्फ, फॉर दिस इट वुड यूज फॉरवर्ड रेट। यानी कि जितना पैसा ऑप्शन से हेज हो रहा है उतना हम ऑप्शन से हेज करेंगे, अगर कुछ ऑप्शन की वजह से अनहेज्ड अमाउंट बचता है वो हम फॉरवर्ड रेट खरीद लेंगे, उसके लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट खरीद लेंगे हेजिंग करने के लिए। अब वो ये सर हमें ये चीज समझ नहीं आई, अभी बताता हूं, ये चीज समझ आ जाएगी आपको। रिकमेंड विच ऑफ द अबव टू मेथड्स वुड बी अप्रोप्रिएट। अब मैंने आपको बता दिया कि आपको कॉल ऑप्शन लेने हैं और जुलाई के लिए आपको ये वाला स्ट्राइक प्राइस चाहिए, सितंबर के लिए आपको ये वाला स्ट्राइक प्राइस चाहिए। तो सबसे पहले आप देखो कि ना आपको ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट चाहिए कितने। देखो मैंने आपको यहां पर बता रखा है कॉन्ट्रैक्ट साइज कनेडियन डॉलर 50,000 है। आपको यहां पर ऊपर देखो, मैंने अभी पढ़वा दी थी ये लाइन, लेकिन इस पर डिटेल में बात नहीं करी थी। कॉन्ट्रैक्ट साइज 50,000 कनेडियन डॉलर्स है, तो आपको इतने कनेडियन डॉलर्स पे करने हैं, तो आपको कितने कॉन्ट्रैक्ट्स चाहिए होंगे। सो 101,000, ठीक है, कोमे नहीं लगा हुआ ना, इससे बड़ी कंफ्यूजन होती है। तो आप जब भी अपना आंसर करो ना ऐसा कोमा लगा कर करना। सो इट्स लाइक 1010, यहाँ पर कोमा लगा दिया, यहाँ पर कोमा लगा दिया। अब देखो 10,10,000 है, साफ साफ पता चल रहा है। ऐसे बढ़ा करो तो ज़्यादा सही रहेगा, ये ठीक है कोमा लगाने रहेगा, इट्स फाइन, ठीक है। सो 10,10,000 कैनेडियन डॉलर्स हैं। अब आपको क्या करना है, 50,000 कैनेडियन डॉलर का आपका एक कॉन्ट्रैक्ट साइज है, तो आप इसको 50,000 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। सो मैंने डिवाइड बाय 50,000 करा, सो इट इज कमिंग टू 20.2 या फिर 20.20 बोल सकता हूं मैं इसको। सो मेरा 20.20 कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं। मैं 20.20 देखो कॉन्ट्रैक्ट्स में जो मैं बाय करूंगा वो मैं राउंड फिगर्स में बाय करूंगा। सो मेरे को 20 कॉन्ट्रैक्ट्स लेने होंगे, ठीक है। इस केस में मैं इसको राउंड ऑफ कर दूंगा, राउंड ऑफ टू, या ऐसे लिख नहीं रखा, बट आगे जाकर आंसर 20 कॉन्ट्रैक्ट्स के हिसाब से ही करा है, सो डोंट वरी। अब यहां पर देखो मेरे को 7,05,000 कनेडियन डॉलर दूसरा मेरा सितंबर के हैं, तो इसको भी मैं 50,000 से डिवाइड करूंगा, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स निकाल लूंगा, 705,000 डिवाइड बाय 50,000, सो दैट मीन्स इट इज 14.10। तो इसको भी मैं राउंड ऑफ कर दूंगा 14.10, इसको मैं राउंड ऑफ कर दूंगा 14 कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। 14 कॉन्ट्रैक्ट्स पे मैंने राउंड ऑफ कर दिया। अब भाई देखो मैंने जो है यहां पर देखो कुछ अमाउंट अनहेज्ड रह गई, कैसे, क्योंकि मैंने यहां पर 20 कॉन्ट्रैक्ट्स लिए, तो हेजिंग कितने की हुई, 20 इंटू 50,000 कर दूं, तो दैट मीन्स 10 लाख की हेजिंग हुई। सिर्फ और सिर्फ मेरी जो हेजिंग हुई 20 कॉन्ट्रैक्ट्स की मदद से, 20 कॉन्ट्रैक्ट्स इंटू एक कॉन्ट्रैक्ट साइज $50,000 का है, कैनेडियन डॉलर, 50,000 कैनेडियन डॉलर्स। तो इन नटशेल मैं बोल सकता हूं मैंने 10 लाख कैनेडियन डॉलर्स की हेजिंग कर दी ऑप्शन से, बट 10,10,000 का एक्सपोजर है, तो 10,000 कैनेडियन डॉलर्स जो है ना वो अनहेज्ड रह गए। देखो कवर्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट्स 10 लाख, बैलेंस बोट एट स्पॉट रेट 10,000, मतलब जो हमारे जो अनहेज्ड बच गए वो 10,000 है, ठीक है। सो 10,000 मेरे अनहेज्ड रह गए, फाइन। अब इसी प्रकार इसी तरीके से मैं सितंबर का भी अनहेज्ड अमाउंट निकाल लूंगा। मैं सितंबर की कैलकुलेशन अब आपको यहां पर नहीं बताऊंगा, मैं आपको सिर्फ जुलाई की बता देता हूं बिकॉज ऑफ टाइम कॉन्स्टेंट। सिमिलरली सितंबर का होगा, कुछ आपको खुद भी करके देखना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद ना अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के हिसाब से अब आपका आउटफ्लो इनफ्लो क्या होगा वो सारी कैलकुलेशन हम करते हैं, ठीक है जी। अब देखिए यहां पर मैंने आपको बताया कि भाई 10 लाख जो है वो मैंने कॉन्ट्रैक्ट्स हेज कर लिए कैनेडियन डॉलर्स में, एंड बैलेंस जो है वो मैंने 10,000 जो है मेरे वो मैं फॉरवर्ड के हिसाब से इसको क्या करूंगा, फॉरवर्ड के हिसाब से इसको हेज कर लूंगा, जो मेरा अनहेज्ड अमाउंट रह गया ऑप्शन की वजह से। सो भाई अब आप एक बात बताओ, सबसे पहले मैं एक चीज बताता हूं आपको, यहां पर जो आपका ऑप्शन कॉस्ट है, आपको जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो कितना पे करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कॉल ऑप्शन में जुलाई के अंदर आपको 94 सेंट्स वाला स्पॉट रेट यूज करना है, तो यहां पर कॉल ऑप्शन जुलाई के लिए क्या रेट है 1.02, तो 1.02 के हिसाब से मेरे को यहां पर ऑप्शन प्रीमियम देना पड़ेगा। सो यहां पर मैंने देखो 1.02 के हिसाब से पे करा। सर यहां पर आपने 1.02 क्यों नहीं लगाया, 0.0102 क्यों लगाया, बिकॉज ये सेंट्स के अंदर दिया हुआ है मेरे दोस्त, बिकॉज ये देखो सेंट्स पर कैनेडियन डॉलर, ये यूएस डॉलर पर कैनेडियन डॉलर नहीं है, इट इज सेंट्स पर कैनेडियन डॉलर, तो इस वजह से हम इसको डिवाइड बाय 100 करेंगे, ठीक है। सो ये आपके सेंट्स हैं, सेंट्स, दीज आर नॉट डॉलर्स। जैसे इंडिया में रुपी के साथ पैसा होता है ना, वैसे डॉलर में सेंट्स होते हैं, ठीक है।
तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको डिवाइड बाय 100 करा। सो देखो 50,000 कनेडियन डॉलर, हमारे 20 कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, 20 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और 50,000 कनेडियन डॉलर का एक कॉन्ट्रैक्ट है। सो 20 इंटू 50,000, 10 लाख कनेडियन डॉलर के ऊपर अब मेरे को कितने का देना पड़ेगा ऑप्शन प्रीमियम? 0.0102 कनेडियन डॉलर्स। सो इंटू 0.0102 कनेडियन डॉलर्स नहीं, सॉरी 0.0102 यूएस डॉलर्स, बिकॉज ये सेंट्स यूएस के हैं। तो इंटू यूएस डॉलर से मैंने मल्टीप्लाई करा तो मेरा यूएस डॉलर में 10,200 निकल कर आएगा। 10,200 का मेरा ये निकल कर आ गया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि ये मेरी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कैसे आई? देखो 50,000 कनेडियन डॉलर का एक कॉन्ट्रैक्ट है, इंटू 20 कॉन्ट्रैक्ट्स कर दिया, इंटू मेरे को अब ये तो देखो जो है ये जो निकल कर आया मेरा, ये कनेडियन, अरे सॉरी ये कनेडियन डॉलर्स में निकल कर आया 50,000 इंटू 20। अब मैं यूएस डॉलर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसको, ये 1.02 सेंट्स है तो यूएस डॉलर के अंदर है, तो सेंट्स जो मेरे हैं, अब देखो ये डॉलर में है और जिस चीज को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं ये कनेडियन डॉलर में, तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं इस वजह से। नॉर्मल बेसिक मैथ से आपको आनी चाहिए ये चीज। तो 10,200 यूएस डॉलर निकल कर आ गए ऑप्शन की कॉन्ट्रैक्ट, ये चीज समझ में आ गई। अब भाई एक बात बताओ, आपने यहां पर कवर्ड बाय ऑप्शन कर दिया था 10 लाख कनेडियन डॉलर, सर हमें ये समझ में आ गया, आपने यहां पर 10 लाख कनेडियन डॉलर बता दिया था, सर अब इसको यूएस डॉलर में कैसे कन्वर्ट करें? बिकॉज मैं यूएस का बंदा हूं, मेरे को तो अपना इनफ्लो आउटफ्लो यूएस डॉलर में जानना है। तो भाई 10 लाख को कन्वर्ट कैसे करोगे? स्ट्राइक प्राइस से मल्टीप्लाई करके करते हैं। स्ट्राइक प्राइस क्या है? 0.94, तो 10 लाख इंटू 0.94 आप करोगे तो आपका 9,40,000 ये निकल कर आ गया। 9,40,000 यूएस डॉलर आपके लगेंगे। अब जो बचा हुआ 10,000 जो था अनहेज्ड था, ये हम फॉरवर्ड के हिसाब से हेज करेंगे। लेकिन सर यहाँ पर तो स्पोर्ट लिखा हुआ है। हाँ, ये पता है क्यों स्पोर्ट लिखा है इन्होंने बोला है कि भाई फॉर दिस इट वुड यूज फॉरवर्ड रेट एज बेस्ट एस्टिमेट ऑफ स्पोर्ट। यूज स्पोर्ट रेट ही करना है, सॉरी फॉरवर्ड रेट ही करना है, लेकिन बेस्ट एस्टिमेट ऑफ स्पोर्ट क्या होगा? वो फॉरवर्ड रेट ही होगा। सो मेरा फॉरवर्ड रेट क्या है? 0.9501 है, तो मैं 0.9501 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा 10,000 को, 10,000 इंटू 0.9501, तो 9501 यूएस डॉलर्स निकल कर आ गया। तो भाई 9,40,000 यूएस डॉलर कवर्ड बाय ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया, ठीक है। एंड बैलेंस 9501 का जो आउटफ्लो है वो फॉरवर्ड रेट के हिसाब से होगा। 10,200 का मेरा ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट निकल कर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट निकल कर आई। ये कॉस्ट मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। $50,000 का हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट है, इंटू 20 कॉन्ट्रैक्ट्स करेंगे, और हम एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम कितने का सेंट पे कर रहे हैं? हम कितने का पे कर रहे हैं? 1.02 यूएस डॉलर्स, मतलब 0.0102 यूएस डॉलर का प्रीमियम हम पे कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा 10,200 का निकल कर आ गया। इन टोटालिटी मेरा ये यूएस डॉलर जो गए मेरे वो 959701 गए। अब भाई इसी देखो, अब आप यहाँ पर देखो 959601, यहाँ पर 959701। तो इस केस में क्या बेटर है? फॉरवर्ड रेट बेटर है। Decision as the firm is stated as risk averse and the money due is paid is certain, a fixed forward contract being the cheapest alternative in both the cases would be recommended। मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ क्योंकि ये वाला बताया था जुलाई वाला, तो मैंने आपको ये बता दिया। क्या मैं आपको सितंबर वाला भी करवा दूं? यस सर, फटाफट सितंबर का भी बता ही दो सर, सितंबर का भी बताकर बात खत्म करो। ठीक है, मैं आपको फटाफट से सितंबर का भी समझा देता हूँ। आपके पास एक फ्रेश अपॉर्चुनिटी है दोबारा से ये सारी चीज़ें समझने की। देखो सितंबर के केस में मैंने आपको बताया था कॉल ऑप्शन ही सितंबर में लेंगे। कॉल ऑप्शन सितंबर में लेंगे तो हम कौन सा रेट यूज़ करेंगे? 1.64 वाला। सो 1.64 वाला यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पर 1.64 सेंट्स का आ गया। सो 50,000 इंटू 14 कॉन्ट्रैक्ट्स थे हमारे, इंटू 14 कॉन्ट्रैक्ट्स थे ना, ये रे 14.10 राउंडेड ऑफ टू 14। सो 50,000 इंटू 14 इंटू 0.0164, उसके साथ मैंने मल्टीप्लाई करके अपने यूएस डॉलर के अंदर कॉस्ट निकाल ली ऑप्शन की 11,480। अब 7 लाख रुपए मैंने आपको बताया कवर होंगे यहाँ पे कैसे? देखो 50,000 इंटू 14 करोगे, 50,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है लेकिन आप राउंड ऑफ कर रहे हो 14 कॉन्ट्रैक्ट्स पे। सो 50,000 इंटू 14 दैट मीन्स 7 लाख रुपीज, 7 लाख कनेडियन डॉलर सॉरी, इसका हम हेजिंग कर पा रहे हैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ। सो मैंने 7 लाख का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ हेजिंग कर लिया। अब इसको यूएस डॉलर में कन्वर्ट कर दो, किस रेट के हिसाब से करूंगा? 0.95 के हिसाब से। सो 7 लाख इंटू 0.95 जो कि मेरा स्ट्राइक प्राइस है, तो ये आ गया 6,65,000। ये मेरा स्ट्राइक प्राइस है। स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से कन्वर्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने 7 लाख कनेडियन डॉलर के ऑप्शंस लिए तो आपका जब फ्यूचर में आउटफ्लो जाएगा, जब आप एक्सरसाइज करोगे तो इतना जाएगा ना, इसके हिसाब से जाएगा, स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से जाएगा जो कि 0.95 है।
तो इसी वजह से अगर आप 7 लाख को 0.95 के साथ मल्टीप्लाई करते हो, इट इज कमिंग टू 6,65,000। एंड जो अनहेज्ड अमाउंट बचा $5,000 का, क्योंकि यहाँ पर देखो 7 लाख 5,000 हमने कवर करने थे, लेकिन कवर सिर्फ 14 कॉन्ट्रैक्ट से सिर्फ 7 लाख का हो रहा था। बाकी के जो हमारे 5,000 कैनेडियन डॉलर्स के बचे, उसको हम स्पॉट रेट के उसको हम फॉरवर्ड रेट के हिसाब से हेज करेंगे। फॉरवर्ड रेट इज द बेस्ट एस्टिमेट, तो 0.9556 के साथ मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 5,000 इंटू 0.9556, इट इज कमिंग टू 4778। 4778 प्लस कर दिया, 6,65,000 कर दिया। ऑप्शन कॉस्ट मैंने आपको बता दिया कैसे निकलती है, तीनों का सम करोगे 6,81,258 यहाँ पर जा रहा है, एंड यहाँ पर 6,73,698 जा रहा है। क्लियरली यहाँ पर कम जा रहा है, तो हम इसीलिए फॉरवर्ड को ही ऑप्टेन करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 37 एंड फुल स्क्रीन लगा रहा हूँ, फटाफट से आप ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर ये क्वेश्चन आप मेरे साथ पढ़ेंगे। यस, सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोलता है जी, देखिए जस्ट अ सेकंड, स्क्रीन थोड़ी सी लैग हो रही है। हाँ, सो क्वेश्चन नंबर 37 बोलता है जैज PLC अ यूके कंपनी है विच इज इन द प्रोसेस ऑफ नेगोशिएटिंग एन ऑर्डर अमाउंटिंग टू 2.8 मिलियन यूरोज विद अ लार्ज जर्मन रिटेलर ऑन 6 month क्रेडिट। देखो यूके वाली कंपनी यूरोप में किसी, यानी कि जर्मन में किसी कंपनी को कुछ शिप करने वाली है, कुछ सेल कर रही है, ठीक है, और वो 6 months क्रेडिट पे देगी, वट एवर, ठीक है, ठीक है, और हमें 2.8 मिलियन यूरोज मिलने वाले हैं। यूके की कंपनी को 2.8 मिलियन यूरोज मिलेंगे, यानी कि हम सेल कर रहे हैं, ठीक है। Thus, if successful, this will be first time Zaz has exported into highly competitive German market. The Zaz is considering 3 alternatives for managing the transaction risk before this order is finalized. अब भैया रिस्क ये है कि हमें यूरोज मिलेंगे, कल को यूरोज का प्राइस कम हो गया तो नुकसान हो जाएगा, तो इसीलिए हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। मिस्टर पीटर द मार्केटिंग हेड हैज सजेस्टेड दैट इन ऑर्डर टू रिमूव ट्रांजैक्शन रिस्क completely, Zez should invoice in German, invoice the German firm in sterling। वो बोल रहा है कि हमारी होम करेंसी जो है वो यूके पाउंड्स है, स्टर्लिंग है, पाउंड को स्टर्लिंग भी बोला जाता है, जो जिसका साइन ऐसा होता है ना, इसको पाउंड बोला जाता है, इसको स्टर्लिंग भी बोलते हैं। वो बोल रहे हैं होम करेंसी में इन्वॉइसिंग कर दो। हमारा इन्वॉइस ही, अगर इंडिया में आप बैठे हो, आपको यूएसए वाले को इन्वॉइस रेज करना है, आप बोल रहे हो हम इन्वॉइस ही INR में रेज कर देते हैं। इससे क्या होगा कि हमें वो INR दे देंगे, हमने 5 लाख INR का इन्वॉइस रेज कर दिया, हमने शांति से हम सो जाएंगे, हमें तो हमारे 5 लाख रुपए आएंगे, उनको चाहे 5 लाख रुपए के लिए 5 लाख रुपए देने के लिए चाहे उनको कितने भी डॉलर्स पे करने पड़े। तो सिमिलरली इस केस में ना ये बोल रहा है कि आप यूके के स्टर्लिंग्स में इन्वॉइसिंग कर दो और शांति से सो जाओ, हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितने का इन्वॉइस हम रेज करेंगे उतने पाउंड्स हमारे पास आ ही जाएंगे। तो ये आगे क्या लिखता है, हम क्या करेंगे, Zaz should invoice the German firm in sterling currency using average spot rate। उसने लिखा average spot rate to calculate the invoice amount। तो अब यहां पर देखो, आपको स्पोर्ट रेट दे रखा है, यहां पर स्पोर्ट रेट दे रखा है। स्पोर्ट रेट किस फॉर्म में दिया हुआ है, स्पोर्ट रेट हमें दे रखा है 1 पाउंड, एक सेकेंड ना, 1 पाउंड इज इक्वल टू यूरो 1.1960 या फिर यूरो 1.1970। सो दैट मीन्स इस केस में बेस करेंसी पाउंड है। तो यूके वालों के लिए ये कौन सा कोटेशन है बताओ। अगर इंडिया में, मतलब ये यूके वालों के लिए इनडायरेक्ट कोट है, आप इतनी बात समझ लो, ये इनडायरेक्ट कोट है यूके वालों के लिए, क्योंकि हमारी होम करेंसी जब अदर करेंसी में होती है तो उस केस में उसको हम डायरेक्ट कोट बोलते हैं। जैसे कि इंडिया में जब हम लिखते हैं $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज, तो हमारी होम करेंसी जो है वो अदर वाली साइड में है, तो ये डायरेक्ट कोट है। इस केस में यूके वालों की जो होम करेंसी है वो बेस वाली साइड में, दैट मीन्स इट इज इनडायरेक्ट कोट। तो भाई हमें बस, मैंने आपको वही फंडा याद रखना है कि आपको हमेशा बेस करेंसी के एंगल से सोचना है, कि पाउंड के हिसाब से आपको यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, ठीक है। लेकिन पहले केस में आपको ये बताया था कि हम एवरेज स्पॉट रेट लेकर चलेंगे, उसके हिसाब से हम कन्वर्ट करके अमाउंट को हमारे होम करेंसी में ही इन्वॉइसिंग कर देंगे, पाउंड्स में ही इन्वॉइसिंग कर देंगे। सो इसका एवरेज रेट क्या आएगा, आप क्या करो, 1.1960 प्लस 1.1970 डिवाइड बाई 2 कर दो, इट इज कमिंग टू 1.1965। सो ये आपका एवरेज रेट है।
ठीक है। अब देखो भाई आपको अब मैंने आपको बता दिया एवरेज स्पॉट रेट आपको ये वाला यूज करना है 1.1965। अभी 1.1965 एक सेकेंड 1.1960 प्लस 1.1970 डिवाइड बाई 2 यस 1.1960 आ रहा है 1.1965 आ रहा है। अब आपको ये वाला एवरेज स्पॉट रेट यूज करना है। अब आपको कन्वर्ट करना है 2.8 मिलियन यूरोस को एंड राइट हैंड साइड में यहाँ पर भी यूरोज है तो सेम है तो डिवाइड होगा। सो फॉर दैट रीजन मैं यहाँ पर क्या करूंगा, देखो इसमें फर्स्ट आंसर में देखो 2.8 मिलियन डिवाइड बाई 1.1965 दैट मीन्स पाउंड्स हमें मिलेंगे 2.340 मिलियन। 2.340 मिलियन के हमारे पास पाउंड्स आएंगे, बस हमारा रिस्क खत्म, हम आंखें बंद करके सो जाएंगे, हमें इतने पाउंड्स आ जाएंगे। अब रिस्क हमने सारा फॉरेन करेंसी का जो है वो अदर पार्टी पे ट्रांसफर कर दिया है। तो ये मिस्टर पीटर का प्रपोजल था। इस केस में हमने निकाल लिया कि हमें कितने का पाउंड रिसीट होने वाला है। ठीक है जी। अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन है मिस्टर विल्सन सीईओ होगा ये, सॉरी सीईओ इज डाउटफुल अबाउट मिस्टर Peter's proposal and suggested an alternative method of invoicing the German in euros। वो कह रहा है कि भैया होम करेंसी में इन्वॉइसिंग मत करो, यूरोज में ही इन्वॉइसिंग करो, यानी कि फॉरेन करेंसी रिस्क ले लो आप। ठीक है, हमारी फर्म को बोल रहे हैं अपनी फर्म को कि भाई रिस्क ले लेना चाहिए, लेकिन वो रिस्क को हम हेज कर देंगे। कैसे हम हेज करेंगे? फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट यूज करके। ठीक है, अब यहां पर इनडायरेक्टली आपको बोला जा रहा है कि भाई ये वाला जो रिस्क है ना 2.8 मिलियन यूरोस का, जो हमारे पास 2.8 मिलियन यूरोस का जो रिस्क है ना, इसको आप हेज करके दिखा दो यूजिंग फॉरवर्ड रेट। तो आपको फॉरवर्ड रेट देखना है 6 मंथ फॉरवर्ड रेट। यहां पर आपको देखो 6 मंथ फॉरवर्ड पॉइंट्स दे रखे हैं आपको। ठीक है, इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूं क्योंकि ये हमारा यूज हो चुका है। सो ये आपको 6 मंथ स्पॉट रेट दे रखा है, आपको फॉरवर्ड रेट दे रखा है एंड 6 मंथ फॉरवर्ड पॉइंट्स दे रखे हैं। तो भाई पहले आप सोचो आपको बिड रेट लगाना है कि आस्क रेट लगाना है। मैंने आपको बोला हमेशा बेस करेंसी के एंगल से सोचो। इस केस में बेस करेंसी जो है वो आपके पाउंड्स है, यानी कि आपकी होम करेंसी ही आपका बेस करेंसी है। मैंने आपको बताया था ना, देखो 1 पाउंड इज इक्वल टू हाउ मच यूरोस, इस हिसाब से दिया हुआ है। सो पाउंड इज योर बेस करेंसी। पाउंड के हिसाब से सोचो। देखो आपको पाउंड का क्या करना है, आपको 2.8 मिलियन यूरोस मिलेंगे, 2.8 मिलियन यूरोस मिलने हैं। अब आप ये 2.8 मिलियन यूरोस को अपने पास तो रखोगे नहीं, तो आप बैंक को सेल करोगे। सो यू आर सेलिंग यूरोस सेल करोगे तो पाउंड्स का क्या होगा? पाउंड्स आप बाय करोगे। ठीक है, क्योंकि आप एक्सपोर्टर हो इस केस में, तो इसलिए आपको यूरोस मिलने हैं। सो आपको यूरोस मिल रहे हैं, यूरोस आप सेल कर दोगे, यूरोस सेल करोगे और आप बाय क्या करोगे? बाय आप करोगे पाउंड्स। तो पाउंड्स का क्या हो रहा है? पाउंड्स को हम बाय कर रहे हैं। तो आपको अब आपको पता चल गया कि पाउंड्स को हम खरीद रहे हैं। जब भी आप किसी चीज को खरीदते हो वो आपको हमेशा महंगे रेट पे मिलती है, महंगे दाम पे मिलती है। तो स्पॉट रेट इस केस में 1.1970 है। तो मैं 1.1970 देखो यहां पर यूज करूंगा। लेट मी शो यू ऑप्शन नंबर प्रपोजल ऑफ मिस्टर विल्सन। यहां पर फॉरवर्ड रेट में 1.1970 मैंने यूज करा। ये स्पॉट रेट है 1.1970 स्पॉट, लेकिन इसमें अब मेरे को फॉरवर्ड पॉइंट्स की भी तो एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब फॉरवर्ड पॉइंट भैया बताओ, क्या मैं यहां पर 55 सेंट्स को ऐड कर दूं या लेस करूं? ऐड नहीं करूंगा क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में है, लेस करना पड़ेगा। सो 1.1970 माइनस 0.0055। 0055 क्यों सर? 0.55 माइनस क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि यहां पर देखो 4 डेसिमल्स है, यहां पर 2 डेसिमल्स दे रखा है। तो इस केस में ना, इस वजह से हम ये मतलब प्रेजेंटेशन के ये मतलब तरीके हैं, हम इसी तरीके से करते हैं। मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट रिवीजन वीडियो में भी बताया हुआ है। सो 1.1970 माइनस 0.0055 करेंगे। सो ये निकल कर आएगा 1.19 माइनस 0.0055। सो इट इज कमिंग टू 1.1915। तो देखो आपको यहां पर बाय करना था पाउंड बाय करना था। तो जब आप बाय करोगे आपको हमेशा महंगे दाम में मिलेगा। तो हमने ये वाला रेट लगाया, इसमें हमने 0.55 को माइनस करा तो 1.1915 निकल कर आया। सो यहां पर देखो 1.1915 हमने ये वाला रेट यूज करा फॉरवर्ड के लिए। अब फॉरवर्ड के लिए हमने ये वाला रेट यूज कर लिया। अब आपको देखो डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करना है, अब आपको ये सोचना है 2.8 मिलियन यूरोज है और जो ये हमारे पास है ये भी यूरोज में निकला है क्योंकि ये यूरोज में दिया हुआ था। तो यूरोज एंड यूरोज दोनों सेम है तो डिवाइड कर देंगे। सो इसीलिए मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर क्या करा, देखो 2.8 मिलियन डिवाइड बाई 1.1915 यूरोज, तो हमारा निकल कर आया पाउंड 2.35 मिलियन। इतना इनफ्लो हमारा इस केस में होगा। अब देखो भैया साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पर 2.34 मिलियन का इनफ्लो था, यहाँ पर 2.35 मिलियन का इनफ्लो है। तो ये तो बेकार है भैया, ये बेटर है। ठीक है, लेकिन अभी भी थर्ड ऑप्शन इवैल्यूएट करना बाकी है। थर्ड ऑप्शन क्या बोलता है? मिस्टर कैरन CFO इज
एग्रीड विद द प्रपोजल ऑफ मिस्टर विल्सन, वो बोल रहा है टू इनवॉइस इन जर्मन फर्स्ट इन यूरोज, मतलब वो बोल रहा है कि भैया इनवॉइस आप यूरोज में ही करो, बात ठीक है, इस बात पे मैं एग्री करता हूँ, लेकिन हेजिंग करने के लिए फॉरवर्ड नहीं, हम फ्यूचर्स का इस्तेमाल करेंगे। ये बोलता है बट शी इज ऑफ द ओपिनियन दैट जैज शुड यूज सफिशिएंट 6 मंथ स्टर्लिंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, वो फॉरवर्ड की जगह पे फ्यूचर बोल रहा है। अब आपको फ्यूचर के हिसाब से काम करना है। देखो फ्यूचर्स में ना सबसे पहले आपको नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स निकालने होते हैं, मैंने आपको हमारी रिवीजन वीडियो में भी, कॉन्सेप्ट वाली रिवीजन वीडियो में भी बताया हुआ है, और पहले फ्यूचर्स के क्वेश्चंस आए हैं उसमें भी बताया हुआ है। तो आपको नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स निकालने हैं। अब नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स निकालने के लिए सबसे पहले आपने देखा यहाँ पर, देखो यहाँ से ना ये फॉरवर्ड, यहाँ तक जो मामला है ना ये फॉरवर्ड का है, यहाँ तक का मामला फॉरवर्ड का है, इसको मत देखो आप। अब हमें सिर्फ इसके नीचे दिमाग चलाना है, यहाँ पर दिमाग चलाना है, ठीक है। तो देखो 6 मंथ, हाँ ये फ्यूचर वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें अपना दिमाग चलाना है फ्यूचर्स पे, राइट। अब सबसे पहले ना मैंने आपको बताया नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स निकालने हैं। सो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो एक्सपोजर अमाउंट है इसको हम कॉन्ट्रैक्ट साइज से डिवाइड कर देंगे। सो 2.8 मिलियन यूरोज दे रखे हैं, एंड यहाँ पर हमें कॉन्ट्रैक्ट साइज दे रखा है पाउंड्स में। अब देखो करेंसी में फर्क आ गया, करेंसी में फर्क आ गया, हमें यहाँ पर 62,500 पाउंड्स दे रखे हैं, यहाँ पर यूरोज दे रखा है, सीधा डिवाइड हम कर नहीं पाएंगे। तो सीधा हम डिवाइड कर नहीं पाएंगे, इसलिए हमें सबसे पहले 2.8 मिलियन यूरोज को ना कन्वर्ट करना पड़ेगा पाउंड्स में, यूरोज को पाउंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब कन्वर्जन हम करेंगे कैसे, देखो हमारे पास करंट रेट दे रखा है ना फ्यूचर्स का, इसके हिसाब से हम कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, इसके हिसाब से हम कन्वर्ट कर लेंगे। सो 1 पाउंड इज इक्वल टू, हमें रेट दे रखा है 1 पाउंड इज इक्वल टू 1.1943 यूरोज, ठीक है। अब कन्वर्जन करने के लिए भैया देखो ये भी यूरोज में है, मैंने आपको अगेन बताया ये भी यूरोज में है, ये जो रेट में जो अदर करेंसी आ रही है राइट हैंड साइड में ये भी यूरोज में, तो डिवाइड करेंगे। सो फॉर दैट रीजन हमारा कितना का एक्सपोजर था, 2.8 मिलियन का एक्सपोजर था। 2.8 मिलियन डिवाइड बाय 1.1943, तो ये मेरा निकल कर आया 2.344 समथिंग, ठीक है। देखो 2.344 समथिंग, इन्होंने मिलियंस की जगह पे नहीं लिख के इन्होंने रुपीज सीधा, मतलब मिलियंस में ना लिख कर सीधा जनरल नंबर्स में लिख दिया। तो मैं इसको मिलियंस अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो 10 लाख से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा भी आ रहा है 2344469, 2344469 राउंड ऑफ कर दिया हमने, 69.56 है तो राउंड ऑफ कर दिया 470 पे, ठीक है। अब ये हमारा कन्वर्ट हो चुका है। अब नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हमें निकालने हैं। अब ये कन्वर्टेड अमाउंट जो मैंने अभी आपको बताई इसको मैं डिवाइड कर सकता हूँ 62,500, बिकॉज दोनों अब पाउंड्स में है, दोनों अब हमारे पाउंड्स में है, तो अब कन्वर्जन करना पॉसिबल है। तो मैं इसको 62,500 डिवाइड कर दूंगा 62,500 के साथ, कन्वर्जन करा तो 37.51 निकल कर आया, ठीक है। सो 37.51, अब हमें इन्होंने यहाँ पर ना क्वेश्चन में बता रखा है कि भाई हमें जो चेंज करना है ना फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर टू हेज, तो नियरेस्ट होल नंबर 37.51, अब हम इसको 37 पे राउंड ऑफ कर देंगे, क्योंकि 37.51 के नियरेस्ट तो मेरे को पता है 38 आता है, बट द पॉइंट इज कि हम 37.51 यानी कि हम एक्सपोजर अमाउंट से ज्यादा हेजिंग क्यों करें, जितने का एक्सपोजर है उतने की हेजिंग करेंगे, उससे कम की हेजिंग करेंगे, बाकी का जो अनहेज्ड अमाउंट होगा या तो वो रिस्क हम रिस्क ले लेंगे, या फिर हम उसको किसी और जैसे कि फॉरवर्ड के साथ हमने हेज कर लिया या कुछ कर लिया वैसे कर देंगे, ठीक है। लेकिन इस केस में क्योंकि हमें बता नहीं रखा कि जो अनहेज्ड अमाउंट होगा उसका हम क्या करेंगे, सो फॉर दैट रीजन हम उसको अनहेज्ड ही छोड़ देंगे, ठीक है, उसको रिस्क पे ही छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो 37 कॉन्ट्रैक्ट्स हमने टू द नियरेस्ट होल नंबर हमने यहाँ पर ले लिया, 37 कॉन्ट्रैक्ट्स निकल कर आ गया। अब आपको देखना है कि भाई हमें फ्यूचर्स पे प्रॉफिट हो रहा है कि सील हो रहा है, भैया प्रॉफिट हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, ये देखना है। तो सबसे पहले नफा या नुकसान, प्रॉफिट या फिर लॉस हमें देखना है, तो उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि भाई हमने चलो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स तो निकाल लिया, बट आज हम बाय करेंगे कि सेल करेंगे। देखो आज हम क्या करेंगे, 2.8 मिलियन यूरोज का हमारे पास क्या है एक्सपोजर है, हमें 2.8 मिलियन यूरोज मिलने हैं, दैट मीन्स वी नीड टू सेल यूरोज, ठीक है, वी नीड टू सेल यूरोज। तो हम पाउंड्स का क्या करेंगे, पाउंड्स हमें बाय करने हैं। मैंने आपको बताया यहाँ पर जो आपको ये जो रेट दे रखा है ये इन टर्म्स ऑफ पाउंड दे रखा है, एंड आपको हमेशा बेस करेंसी के हिसाब से सोचना है, बेस करेंसी इज पाउंड। तो अगर आपको 2.8 मिलियन यूरोज मिल रहा है, आप यूरोज बेच रहे हो, इफ यू आर सेलिंग यूरोज देन व्हाट यू आर डूइंग, यू आर बाइंग पाउंड्स, तो पाउंड बाय कर रहे हो, तो आज आप क्या करो, फ्यूचर्स को बाय कर लो इस रेट पे 1.1943 के हिसाब से बाय कर लो। अब जब फ्यूचर में जब 6 महीने के बाद आप इस कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज करोगे तो इस रेट, ये रेट आया 1.1873 हमारा आफ्टर 6 मंथ, स्पोर्ट एंड फ्यूचर रेट दोनों सेम यही है, यानी कि स्पोर्ट यानी कि कैश मार्केट, मैंने आपको बताया था ना प्रीवियस एग्जांपल में, या तो उस दोनों को सेम बता देता है या फिर एक ही देगा, तो हमें अज्यूम करना पड़ेगा दोनों सेम है, तो यहाँ पर भी इसने बता दिया दोनों सेम ही है।
तो 1.1873 आपका फ्यूचर रेट है, तो इस रेट पे आप क्लोज करोगे। इस पे आपने क्या करा था, इस पे आपने क्या करा था, इस पे आपने बाय करा था 1.1943 पे आपने बाय करा था। बाय क्यों करा था फिर से बता देता हूँ। बाय हमने इसलिए करा बिकॉज आज आपके पास यूरोज का एक्सपोजर है, यूरोज आपको मिलेंगे, आप बैंक को यूरोज बेचोगे तो पाउंड का क्या करोगे, पाउंड आप बाय करोगे। हमें हमेशा बेस करेंसी के हिसाब से सोचना है, पाउंड बाय करोगे तो इस रेट पे आपने बाय करा, इस रेट पे आपने सेल करा। सो देखो यहाँ पर मैंने लिखा बाय फ्यूचर एट 1.1943 एंड 1873 वाले रेट पे आपको सेल करना है, 1873 वाले रेट पे आपने सेल करा। अब आपको यहां पर देखो महंगे में बाय हो रहा है, महंगे में बाय हो रहा है, सस्ते में सेल हो रहा है, तो दैट मींस इट इज लॉस पर फ्यूचर। आईसीआई ने इसको डिनोट नहीं करा कि ये क्या चीज है, क्या निकल कर आई। सो दिस इज लॉस पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि हम एक ही कॉन्ट्रैक्ट की बात हुई है अभी हमने सिंगल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से निकाला है। अब देखो लॉस पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट निकल कर आ गया। अब टोटल लॉस कितना निकलेगा, 0.0070 को आप मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो आपके 37 थे, 37 के साथ मैंने मल्टीप्लाई करा। देखो 37 इंटू 0.0070 एंड एक कॉन्ट्रैक्ट का साइज कितना है 62,500, तो मैंने 62,500 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। सो इन नट शेल मेरे को 16,188 16,188 यूरोज का नुकसान हो गया, इतने का नुकसान हो गया। दैट मीन्स इतने यूरोज का फटका लग गया। अब मेरे को मिलने कितने हैं, 2.8 मिलियन यूरोज मिलने हैं कैश मार्केट में, 2.8 मिलियन यूरोज मिलेंगे, इतने का नुकसान हुआ तो मैंने इसको लेस कर दिया। तो इन नट शेल मेरे पास 2783812 यूरोज आ रह गए। अब 2783812 यूरोज रह गए। अब इसको मैं स्टर्लिंग में कन्वर्ट कर दूंगा, पाउंड्स में, मतलब स्टर्लिंग मतलब पाउंड्स में मैं कन्वर्ट कर दूंगा। अब कन्वर्ट करने के लिए अगेन आपको देखना है, स्पोर्ट रेट आपको दे रखा है 1.1873, ये देखो स्पोर्ट एंड फ्यूचर दोनों है, तो स्पोर्ट रेट के हिसाब से कन्वर्जन होता है। देखो एक चीज बता देता हूं, क्योंकि ये जो चीज है ना, एक कन्वर्जन है, ये फ्यूचर मार्केट के बाहर की चीज है। मैंने आपको बताया फ्यूचर मार्केट और कैश मार्केट जो होती है वो अलग होती है, तो ये कैश मार्केट की चीज है। अब कैश मार्केट में आप क्या करोगे, कन्वर्जन करने जा रहे हो, इसी रेट के हिसाब से करोगे। देखो और जो आपका रेट किस फॉर्म में दिया हुआ है, रेट आपको दे रखा है 1 पाउंड इज इक्वल टू यूरोज 1.1873, ठीक है। सो यूरोज, अब आपको जिस चीज को कन्वर्ट करना है देखो वो भी यूरोज में है, इस चीज को कन्वर्ट करना है ये भी यूरोज में है, राइट हैंड साइड में भी यूरोज है, तो डिवाइड करेंगे, इसलिए यहाँ पर डिवाइड करा तो 2.3446 मिलियन निकल कर आया। अब सबसे ज्यादा रिसीट्स पाउंड की किस केस में हो रही है, देखो पहले केस में 2.34 है, ये तो बेकार है, ये ज्यादा है, तो इन दोनों को कंपेयर करो आप, इन दोनों में सबसे ज्यादा ये सेकंड ऑप्शन ही है, तो सेकंड ऑप्शन इज बेस्ट। दैट मींस किसका ऑप्शन था, ये प्रपोजल ऑफ मिस्टर विल्सन इज बेस्ट। तो अब हमारा आंसर आएगा proposal of option B is preferable because A and C produces least receipts. Further, in case of proposal A, there must be a doubt as to whether this should be acceptable to German firm as it is described as a competitive market and Jazz is moving into it first time. तो इन्होंने फालतू का ज्ञान भी दे दिया कि भाई पहले ऑप्शन में ये भी तो देखना पड़ेगा कि सामने वाली फर्म आपको मतलब जर्मन यानी कि सॉरी कि आपको पाउंड की करेंसी में इन्वॉइसिंग करने के लिए राजी होगी कि नहीं होगी, वो चीज़ हमने बता दी, ठीक है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 38। फुल स्क्रीन लगा रहा हूँ, फटाफट पढ़ लीजिए, फिर ये क्वेश्चन मैं पढ़ाता हूँ आपको। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में आपको बोला जा रहा है दैट कोलंबस सर्जिकल्स इनकॉर्पोरेशन इंक बेसिकली यूएसए की कंपनी है। सो कोलंबस सर्जिकल्स इंक इज बेस्ड इन यूएस। सर आपको कैसे पता बिना पड़े कि ये यूएस के, बिकॉज इंक जो होता है ना आईएनसी यानी कि इनकॉर्पोरेशन, ये यूएसए में यूज़ किया जाता है। हैज़ रिसेंटली इंपोर्टेड सर्जिकल रॉ मटेरियल्स फ्रॉम यूके से हमने कुछ इंपोर्ट करा, दैट मीन्स हमें कुछ ना कुछ पाउंड्स पे करने होंगे, 4,80,000 पाउंड्स पे करने, 4,80,000 3 मंथ्स के अंदर। इट हैज़ ऑल्सो एक्सपोर्टेड सर्जिकल गुड्स टू इंडिया। हमने इंपोर्ट कराए तो हमने इंडिया को एक्सपोर्ट भी कराए, एंड फ्रांस, इंडिया एंड फ्रांस दोनों को एक्सपोर्ट भी कराए, तो हमें कुछ ना कुछ पैसे मिलने होंगे, मतलब इन पाउंड्स और इन यूरोज जो भी होगा। भाई देखो इस चीज़ में मैं आपको पहली क्लैरिटी दे देता हूँ, इंडिया का क्वेश्चन में कोई नाता नहीं है कि आप इंडियन हो। देखो आप क्वेश्चन में आप यूएसए के हो तो आपको यूएसए के दिमाग से चलना है, इंडिया आपके लिए एक फॉरेन कंट्री है इस केस में, ठीक है। वैसे मेरा भारत महान, लेकिन इस केस में इंडिया इज अ फॉरेन कंट्री फॉर यू, ठीक है। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, अब देखो इंडियन कस्टमर को आपने इन्वॉइस करा है, यानी कि इंडियन कस्टमर से आपको 1,38,000 पाउंड मिलेंगे एंड 4,80,000 पाउंड आपको देने हैं, और 3 महीने में ही आपको इंडिया से मिलेंगे, और 3 महीने में ही आपको 4,80,000 पाउंड देने हैं। देखो यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था कि 4,80,000 पाउंड आपको 3 मंथ्स में देने हैं, पे करने पड़ेंगे। इट इज ऑल्सो एक्सपोर्टेड सर्जिकल गुड्स टू इंडिया एंड फ्रांस। इंडियन कस्टमर हैज बीन इनवॉइस्ड फॉर 1,38,000 पाउंड इन 3 मंथ्स, यानी कि 3 महीने में इंडिया से 1,38,000 पाउंड आएंगे। तो हमारा नेट एक्सपोजर पाउंड्स का कितना है, माइनस कर देंगे, 4,80,000 पे करने हैं
एंड माइनस 1,38,000 हमें रिसीव करने हैं. सो दैट मीन्स हमारा नेट एक्सपोजर जो है ना, नेट एक्सपोजर इन पाउंड्स इज 3,42,000. ठीक है, इतना नेट एक्सपोजर है पाउंड्स के अंदर. इतने पाउंड की हमें नेट पेमेंट करनी है क्योंकि पेबल्स ज़्यादा है, रिसीवेबल्स कम है. ठीक है, अब देखो, और फ्रांस के कस्टमर से हमें यूरोज मिलने हैं. फ्रांस के कस्टमर से हमें यूरोज मिलने हैं 5,90,000 यूरोज. हमारे पास दो एक्सपोजर हैं. एक तो हमारा पेबल का एक्सपोजर है 3,42,000 का, एक हमारा रिसीवेबल का एक्सपोजर है 5,90,000 पाउंड का. तीन एक्सपोजर नहीं है. 3 कंट्रीज मीन्स 3 एक्सपोजर. नो, 3 कंट्रीज 2 एक्सपोजर, बिकॉज इंडिया और यूके वाला जो एक्सपोजर है वो नेट ऑफ हो रहा है, नेट ऑफ हो जा रहा है. और 4 महीने में हमें पाउंड रिसीव होंगे, सॉरी यूरोज रिसीव होंगे, तो वो हमारा अलग एक्सपोजर है. अब आपको यहाँ पर स्पॉट रेट एंड फॉरवर्ड रेट्स दे दिए. इस करेंसी का आपको स्पॉट फॉरवर्ड दे दिया, यूएस अपॉन यूरोज का आपको स्पॉट एंड फॉरवर्ड दे दिया, एंड आपको इंटरेस्ट रेट्स दे दिए मनी मार्केट के. तो दैट मीन्स हो सकता है आपसे मनी मार्केट हेज भी जानना चाह रहा है यहाँ पे. You as a treasury manager are required to show how company can hedge its foreign exchange exposure using forward markets and money market hedge and suggest which best hedging technique is. देखो, जो हमारा पाउंड एक्सपोजर है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं. मैंने आपको बताया था 3,42,000 का एक्सपोजर रहने वाला है, वो हमने निकाल दिया. अब फॉरवर्ड रेट के हिसाब से हम इसको कैसे हेजिंग करेंगे? देखो, फॉरवर्ड रेट के हिसाब से हम देखते हैं 3 मंथ फॉरवर्ड हमें बता रखा है यहाँ पे. यूएसए और पाउंड का हमें देखना जरूरी है क्योंकि आपकी होम कंट्री जो है वो यूएसए है और आपका एक्सपोजर पाउंड में है, तो रेलिवेंट एक्सचेंज रेट ये बनता है. ठीक है, तो आपने इसका 3 मंथ फॉरवर्ड देखा. अब यहाँ पर आपको कोटेशन किस टर्म में दी हुई है? $1 इज इक्वल टू पाउंड्स, ऐसे कोटेशन दी हुई है. ठीक है, सो अब आपको ना सबसे पहले ये समझना है मेरे दोस्त कि यार आप ये चीज सोचो. देखो, मैंने आपको बताया हमेशा बेस करेंसी के हिसाब से आपको सोचना है. तो बेस करेंसी आपकी यहां पर यूएस डॉलर है, तो आप यूएस डॉलर के हिसाब से सोचोगे. सॉरी थोड़ा मेसी हो गया, एक सेकेंड. $1 इज इक्वल टू दिस मच पाउंड्स. इस हिसाब से आपको कोटेशन दिया हुआ है. तो आप डॉलर के हिसाब से सोचोगे, ये बात समझ में आती है. अब आपको डॉलर के हिसाब से सोचना है. सबसे पहले आप सोचो कि आपको करना क्या है. इस केस में आपको 3,42,000 यूरोज की पेमेंट करनी है बाहर. 3,42,000 यूरोज नहीं, सॉरी पाउंड्स. 3,42,000 पाउंड्स की आपको पेमेंट करनी है. 3,42,000 की 42,000 पाउंड्स की आपको पेमेंट करनी है. तो पेमेंट करने के लिए आप क्या करोगे? पाउंड्स खरीदोगे. तो मैंने आपको बताया आपको डॉलर के हिसाब से सोचना है. पाउंड्स खरीद रहे हो तो डॉलर क्या कर रहे हो? डॉलर सेल कर रहे हो. सो व्हेन यू आर सेलिंग डॉलर, तो बैंक आपको एज ए कस्टमर हमेशा आपकी वाट लगाएगा, आपको कम पैसे देगा. सो फॉर दैट रीजन यहाँ पर क्या रेट यूज होगा? 9520. देखो, यहाँ पर 9520 का रेट यूज कर लिया गया. तो 3,42,000 डिवाइड बाय 9520 क्यों करा? बिकॉज ये भी पाउंड है. 9520 इज ऑल्सो इन पाउंड्स एंड दिस इज ऑल्सो इन पाउंड्स. जिसको कन्वर्ट करना है सेम है तो डिवाइड होगा. मैंने डिवाइड कर दिया तो मेरा $, 3,59,244 निकल कर आ गया. देखो, मैंने आपको ना फॉरवर्ड का बहुत बार बता दिया है, अगेन बता दिया है. अब आपको कोई डाउट रहना नहीं चाहिए कि फॉरवर्ड में कैलकुलेशन होती कैसे है. अब आती है मनी मार्केट हेज की बात. मनी मार्केट हेज में क्या होता है कि ना, देखो, मैंने आपको कॉन्सेप्ट वीडियो में भी बताया हुआ है, अभी भी बता देता हूँ. देखो, आपकी यूके में लाइबिलिटी है. दैट मीन्स आपको यूके में 3,42,000 पे करने हैं आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम विच इज 3 मंथ्स. 3 महीने के बाद आपको 3,42,000 पाउंड्स पे करने हैं यूके में. तो मैं आज ही यूके में 3 महीने पहले, यानी कि आज ही, मैं आज खड़ा हूं, मेरे को 3 महीने बाद पे करने हैं, तो मैं आज ही यूके के अंदर कुछ XYZ अमाउंट इन्वेस्ट कर देता हूं, कुछ XYZ अमाउंट इन्वेस्ट कर देता हूं, जो कि इन्वेस्ट करूंगा तो फ्यूचर में ब्याज के साथ जुड़ के उस पर इंटरेस्ट इनकम जो मेरी एक्यूमुलेट होगी, वो इतनी इंटरेस्ट इनकम एक्यूमुलेट हो कि वो मिलकर 3,42,000 हो जाए. अगेन सुनिए मेरी बात, मैं आज कुछ अमाउंट में इन्वेस्ट करूंगा यूके में. वो जो अमाउंट मैं यूके में इन्वेस्ट कर रहा हूं वो 3 महीने के लिए, उस पर जब 3 महीने का ब्याज जुड़ेगा ना, वो ब्याज जुड़ के 3 महीने बाद मेरे पास 3,42,000 पाउंड आ जाए. इतना इन्वेस्टमेंट करना है. तो मेरे को आज कितना इन्वेस्ट करना चाहिए यूके में? आप ये सोचो, यूके में मैं कितना इन्वेस्ट करूंगा. तो देखो, मेरे को यूके में सबसे पहले इन्वेस्टमेंट रेट देखो क्या है. यूके में सबसे पहले देखो इन्वेस्टमेंट जो रेट है वो 10% पर एनम के हिसाब से है. ये जो है ना 12% महंगे वाला हमेशा कस्टमर की लगती है, ये बोरोइंग रेट है, ये उधार लेने का रेट है, ये इन्वेस्टमेंट करने का रेट है 10% का. सो यूके में 10% पर एनम के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप. तो मैं आज क्या इन्वेस्ट करूं कि वो 3,42,000 हो जाए. देखो, मैंने 3,42,000 को डिवाइड करा 1 + 10% यानी कि 0.10 इंटू 3/12.
तो ये निकल कर कितना आता है 0.10 इंटू 3/12 प्लस 1, ठीक है, 3,42,000 डिवाइड बाय 1.025, ये आ रहा है 333,658.53। तो मैं 333,658.53 पाउंड्स की इन्वेस्टमेंट करूंगा, ये पाउंड्स में है, और 3 महीने का जब इस पे ब्याज जुड़ेगा ना, अब देखो मैं 333,658.53 के ऊपर 10% के हिसाब से ब्याज जोड़ता हूँ 3 महीने के लिए, तो ये निकल कर आ रहा है 8341.46। सो 8341.46 प्लस 333,658.53 इट इज कमिंग टू 3,42,000। तो भाई मैं आज इतना इन्वेस्ट करूंगा यूके में, 3,33,658.53 पाउंड्स इन्वेस्ट करूंगा, तो इस पे जो ब्याज जुड़ेगा वो मेरा 3 महीने के बाद ब्याज जुड़ के अमाउंट जो होगी वो 3,42,000 होगी। अब मैं इसका क्या करूंगा, 3 महीने बाद जब मेरे को ये अमाउंट मिलेंगे ना वहां पे, तो मैं बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दूंगा कि बैंक देखो मैंने जो आपको इन्वेस्टमेंट दी थी ना 10% के हिसाब से इन्वेस्ट करा था, वो आज मेच्योर होकर 3,42,000 हो गया है। बैंक बोलेगा हाँ आपके पास आपके पैसे 3,42,000 हो गए हैं यूके में, तो मैं बैंक को इंस्ट्रक्शन दूंगा कि बैंक वो 3,42,000 ना मेरे को पे भी करने थे, तो आप सीधा उसको पे कर दो। मैं क्या करूंगा, मैं बैंक को इंस्ट्रक्शन दूंगा कि वो 3,42,000 3 महीने के बाद जो मेरे 3,42,000 आपके पास है ना, वो सीधा एक सप्लायर है जिसको मैंने पैसे देने हैं उसके अकाउंट में डाल दो, मेरी यूके की लाइबिलिटी सेटल हो जाएगी इस तरह से। तो ठीक है, अब देखो मैंने यहां पर 333,658 रुपीज की जो मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी है मैंने यहां पर निकाल लिया। देखो अब ये अमाउंट यूके में इन्वेस्ट करने के लिए कहां से लाऊं मैं, यूके में इन्वेस्ट करने के लिए मैं कहां से लाऊं, यूएसए से लूंगा। यूएसए से मैं कितने डॉलर लूं कि वो 3,33,658 पाउंड्स हो जाए, यूएसए से मैं कितने डॉलर लूं। अब आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा। सबसे पहले अब आपको देखना है कि अब आपको यूके में, अब आपको समझ में आ गया यूके में 3,33,000 पाउंड लगाने हैं, तो 3,33,658 पाउंड लगाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को 3,33,658 पाउंड्स खरीदने पड़ेंगे। ये 3,33,000 पाउंड मेरे को खरीदने पड़ेंगे। अब मेरे को पाउंड खरीदने हैं, मेरे को स्पोर्ट रेट पे पाउंड खरीदने हैं, स्पोर्ट रेट पे पाउंड खरीदने हैं। तो मैंने आपको बताया हमेशा बेस करेंसी के हिसाब से सोचना है। पाउंड खरीदने हैं तो यूएसए डॉलर का क्या करना होगा, डॉलर को सेल करना होगा, है ना। पाउंड खरीदने तो डॉलर को सेल करना होगा, सेल करूंगा। अब यहां पर स्पोर्ट रेट पे कौन सा रेट लगेगा आप ये बताओ। जब मैं सेल करूंगा हमेशा मेरे को कम रेट मिलता है, कम दाम मिलता है, तो 0.9830 वाला रेट यूज होगा। तो ये देखो मैंने विद स्पोर्ट रेट 0.9830 वाला रेट यूज करा, ठीक है, और मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया यूएस डॉलर्स में, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, आपको मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड, वो आपको देखना पड़ेगा। ये पाउंड है और ये भी आपके पाउंड है, तो आप डिवाइड करोगे, ठीक है। सो 3,33,658 डिवाइड बाय पॉइंट क्या आ रहा है 0.9830, दिस इज कमिंग टू 339,428। तो 339,428.28 है, इन्होंने राउंड ऑफ कर दिया 9 पे, ठीक है, ₹1 का फर्क है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो यूएस डॉलर इतने आपको आज यूएसए से लेने पड़ेंगे, इतने डॉलर आप यूएसए में उधार लोगे, फिर इसको कन्वर्ट करवाओगे पाउंड्स में, ठीक है। सो इतने डॉलर लगेंगे। अब ये डॉलर आपके पास आएंगे कहां से, यूएसए में आपके पास तो पैसे हैं नहीं। आप तो मतलब हम हमेशा जब भी कैलकुलेशन करते हैं ना ऐसी, हम ये सोच के चलते हैं कि हमारी दोनों जेबें खाली हैं, हमारी दोनों जेबें खाली हैं, हम ये सोच के चलते हैं। सो 3,39,429 यूएस डॉलर की जरूरत है, हमें पता है, लेकिन ये कहां से लाएंगे, यूएसए से लोन लेंगे। अब यूएसए में लोन किस रेट पे मिल रहा है, 13% पर एनएम के हिसाब से, तो इसके ऊपर 13% पर एनएम के हिसाब से ब्याज लगेगा। सो 3,39,429 के ऊपर आप लगाओगे 13% पर एनएम के हिसाब से ब्याज, ठीक है। सो इंटू 13% इंटू 3/12 करा, तो ये आ रहा है 11031। 11031 को अब मैं ऐड करूंगा इसके अंदर, प्लस 339,429, तो ये निकल कर आ रहा है 350,460। देखो ये निकल कर आ गया, ठीक है। सो 350,460 मेरा निकल कर आ गया आंसर। सो दिस इज हाउ यू डू। अब इन्होंने सर, आपने तो सर इंटरेस्ट सेपरेटली कैलकुलेट करा फिर ऐड करा, बता देता हूं मैंने कैसे करा। देखो 333,658 प्लस 333,658 नहीं है, 339,429 इंटू 13% इंटू 3/12। इसको आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा देखो, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 339,429 इंटू 1 प्लस 0.13 की पावर, सॉरी पावर नहीं, मल्टीप्लाई बाय 3/12, ठीक है। सो 0.13 इंटू 3.13 इंटू 3/12 प्लस 1
इंटू 339,429, तो ये निकल कर आता है 350,460.44, तो बस ठीक है, 460 पे राउंड ऑफ कर दो. सो दिस इज हाउ यू डू इट. मनी मार्केट हेज. सो मनी मार्केट हेज में क्या होता है, जहां पर आपकी लाइबिलिटी है ना, जहां पर लाइबिलिटी है वहां पर आज एसेट बना दो. वहां पर आज एसेट बना दो. वो एसेट बनाने के लिए देखो, मेरी लाइबिलिटी थी 3,42,000 पाउंड्स की, तो मैंने आज ही 3 महीने बाद लाइबिलिटी है, मैं आज ही वहां पर एसेट क्रिएट कर रहा हूं. दैट मीन्स आज ही वहां पर यूके में इन्वेस्ट कर दूंगा. यूके में इन्वेस्ट करने के लिए कितने पैसे चाहिए होंगे वो मैंने निकाल लिया, कितने यूके के पाउंड चाहिए होंगे वो निकाल लिया. अब ये कहां से आएंगे, यूएसए से आएंगे कन्वर्ट होके. ठीक है. सो अब दूसरा जो है ना, ये अमाउंट टू बी हेज्ड, ये 5,90,000 के जो पाउंड्स है ना, देखो 5,90,000 के यूरोज हैं. सेकंड जो आपकी एक्सपोजर है, ये रिसीवेबल है. फ्रेंच कस्टमर से आपको मिलने हैं 5,90,000. तो यहां पर देखो यार, फॉरवर्ड मार्केट हेज में आपको नहीं बता रहा, ये आपको खुद से करना है. देखो फॉरवर्ड मार्केट हेज में आपको बहुत बार बता चुका हूं. सो दिस इज समथिंग यू हैव टू सी योरसेल्फ. अब ये अमाउंट टू बी हेज्ड 5,90,000 यूरोज हैं विच आर रिसीवेबल. अब मनी मार्केट हेज में ये कैसे होगा, इसका काम मैं आपको ये बता देता हूं. अब देखो मनी मार्केट हेज में जब आपका एसेट होता है, मैंने आपको बताया पहले वाले पार्ट में, मैंने आपको बताया कि आपकी वहां पर लाइबिलिटी थी तो आज एसेट बना दो. अब यहां पर मेरा एसेट है, लाइबिलिटी नहीं है, अब एसेट है, तो आज मैं क्या करूंगा, आज लाइबिलिटी बना दूंगा. हमेशा उल्टा चलना है. सो अब आपको क्या करना है, देखो 3 महीने के बाद आपको 5,90,000 यूरोज मिलने वाले हैं. तो आप क्या कह रहे हो कि मैं आज ही, 3 महीने के बाद मिलेंगे ये तो 5,90,000 यूरोज, लेकिन मैं आज ही यूरोज जो है वो उधार पे ले लेता हूं. कहां से, मैं जर्मन से उधार पे ले लेता हूं, फ्रांस से. सॉरी, इस केस में फ्रांस है ना, सॉरी, हाँ फ्रांस है, फ्रांस. ठीक है, ये देखो फ्रांस है, यस. तो मैं आज ही फ्रांस में से पैसे उधार पे, यूरोज उधार पे ले लूंगा. कितने यूरोज उधार पे लूं, मैं आज फ्रांस में से इतने यूरोज उधार पे लूंगा कि भाई उस पे ना कल को मेरा ब्याज एक्यूमुलेट होगा, इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होगा, तो 3 महीने के बाद ना वो मेरा 5,90,000 यूरोज के बराबर हो जाए. तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा देखो 3 महीने मेरा ब्याज एक्यूमुलेट होगा, 5,90,000 को मेरे को पे करने होंगे बैंक को. चलो मैंने आज लोन लिया, मैं आपको बताता हूँ कितने यूरोज का लोन लूंगा. सबसे पहले आप वो देखो, 5,90,000 यूरोज का लोन लूंगा, मतलब 5,90,000 का नहीं लूंगा, वो कैलकुलेट कर रहे हैं कितने का लेंगे. तो फ्रांस में आपका बोरोइंग रेट क्या है, 16% पर एनम है. ठीक है. सो 1 प्लस 0.16 की इंटू 3/12. ठीक है. सो यहां पर एक सेकेंड रुकिए. हाँ, तो ना आपको ना इसके साथ रेट के साथ मल्टीप्लाई करना है. 0.16 इंटू 3/12 प्लस 1.04 आ गया. ये 5,90,000 डिवाइड बाय 1.04, $5,90,000 डिवाइड बाय 1.04. सो इट इज कमिंग टू 567. एक सेकेंड ना, जस्ट अ सेकेंड. हाँ जी, देखो हो गई ना मिस्टेक, ये 3/12 नहीं है. फ्रांस में तो 4 महीने बाद मिलना है ना, सॉरी, फ्रांस में तो 4 महीने बाद मिलना है ना, तो 4/12 है. ठीक है. सो 0.16 इंटू 4/12 प्लस 1 5,90,000 डिवाइड बाय 1.0533. सो दिस इज कमिंग टू 560,126.58. सर आईसीआई ने तो 560,144 निकाला है, आपने 560,126 निकाला. भाई देखो आईसीआई ने राउंड ऑफ कर रखा है, मैंने राउंड ऑफ नहीं करा, मैंने सीधा कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे करी है. तो देखो आईसीआई ने क्या करा, 0.16 इंटू 4/12 प्लस 1, ये जो आता है ना 1.053333 आता है. आईसीआई ने इसको क्या करा, 1.053 ले लिया, 33333 नहीं लिया, तो जिसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, चलेगा. तो आज आप क्या करोगे, टुडे आज आप इतने अमाउंट का उधार ले लोगे. कहां से, फ्रांस से. इतने अमाउंट का उधार लोगे. अब आपने इतने अमाउंट का उधार लिया, इसके ऊपर ब्याज जुड़ेगा. 4 महीने के बाद ब्याज जुड़ने के बाद ना ये अमाउंट बन जाएगी आपकी 5,90,000. सो 5,90,000 की अब आपको बैंक को पे करने पड़ेंगे 4 महीने के बाद. लेकिन आप बैंक को बोलोगे, बैंक सुन, 5,90,000 मैंने तेरे को पे करने हैं. बैंक बोलेगा हाँ. तुम बोलोगे कि मेरे को किसी से 5,90,000 लेने भी हैं, तो आप उससे ले लो. आपकी वहां पर की फ्रांस की सेटलमेंट खत्म. अब आपको इतने पाउंड मिल गए, सॉरी इतने यूरोज मिल गए, 560,144 आज ही.
मतलब वो मैंने आपको बताया कि फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में 4 महीने के बाद वहां पर मेरी 5,90,000 रुपए की लाइबिलिटी बन जाएगी जो मेरे को बैंक को देने होंगे, और ये मेरा एसेट होगा, दोनों सेटअप हो जाएंगे, एसेट लाइबिलिटी आपस में सेटअप हो जाएंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन अब आज क्या हो रहा है, आज मैंने 5,60,144 पाउंड सॉरी यूरोज 5,60,144 यूरोज मैंने उधार पर ले लिए वहां से, या फिर इसको आप 5,60,126 बोल लो, जो भी बोलो ठीक है, दोनों से आंसर सही आएगा, गलती नहीं होगी। सो ये आपको उधार पे मिल गए। अब आप इसका क्या करोगे यूएसए में, उधार पे जब आपने लिया तो आप यूएसए में इसको इन्वेस्ट करोगे, बैंक में तो मतलब ऐसे अपनी जेब में तो रखोगे नहीं, सो आप इसको इन्वेस्ट करोगे। अब इसको इन्वेस्ट करने के लिए यूएसए में कन्वर्ट करने पड़ेंगे, यूएस डॉलर्स में। सो आपके पास पाउंड्स हैं, अब आप इसको कन्वर्ट करोगे किस रेट के हिसाब से, अब आप इसको कन्वर्ट करोगे स्पॉट रेट के हिसाब से। सो आपके पास क्या है, टुडे यू हैव पाउंड्स यूरोज ना, यस, सो यू हैव यूरोज, हियर ये वाला रेट यूज होगा, यूरोज है, तो आप यहां पर रेट देखोगे। अब ये यूरोज के हिसाब से दिया हुआ है, हेयर बेस करेंसी इज यूरोज, 1 यूरो इज इक्वल टू यूएस डॉलर, इस कदर आपको दिया हुआ है। अब आपके पास पाउंड सॉरी यूरोज हैं, आपको यूरोज क्या करना है, यूरोज आपको बेचने हैं। सो यू आर सेलिंग यूरोज, हमें सोचना भी यूरोज के हिसाब से ही है, हमें सोचना भी यूरोज के हिसाब से ही है। देखो अब आपके पास यूरोज आ गए, यूरोज आपको बैंक को सेल करने हैं। सो जब आप सेल करते हो आपको हमेशा सस्ता रेट लगाकर देता है बैंक, तो आपको सस्ता रेट क्या है यहाँ पर 1.8890, तो यहाँ पर देखो मैं 1.8890 वाला रेट यूज करूंगा, देखो 1.8890 वाला रेट यूज कर लिया, 1.8890 वाला यूज करा रेट। अब मेरे को देखो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड, अब आपको वो सोचना पड़ेगा। अब आप कैसे सोचोगे, राइट हैंड साइड में अदर करेंसी यूएस डॉलर है, और जिस चीज को आप कन्वर्ट कर रहे हो वो आपके क्या है, वो आपके यूरोज हैं। सो यूरोज और यूएस डॉलर दोनों अपोजिट है, तो मल्टीप्लाई होगा इस केस में। सो मल्टीप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ये जो मेरे को रेट यहाँ पर दिया इन्होंने 1.8890, सो मैं 1.8890 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 560,144 के साथ, सो इट इज कमिंग टू 1058112.016 समथिंग कुछ है, तो इन्होंने 3 पे राउंड ऑफ कर दिया फॉर सम रीजन, ठीक है, माइनर कैलकुलेशन चलेगा, ऐसा कुछ कोई बात नहीं, 1 रुपये से फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपके यूएस डॉलर्स आ गए। अब आप इन यूएस डॉलर को आपने आज कन्वर्ट करा, अब आप इसको डिपॉजिट करोगे यूएसए में। यूएसए में किस रेट से डिपॉजिट करोगे, यूएसए में आपका डिपॉजिट रेट चल रहा है 11.5% पर एनम। सो इसके ऊपर आपको कैसे कैलकुलेशन करनी है, 1058113 इंटू 1 प्लस आपका रेट क्या चल रहा था, अभी हमने क्या देखा था 11.5% पर एनम ना, 11.5, सो इट इज कमिंग टू 0.115 इंटू 4/12, ठीक है। सो 0.115 इंटू 0.115 इंटू 4/12, ठीक है जी, हाँ, प्लस 1 इंटू 1058113, ये निकल कर आ रहा है 1098673 सॉरी 674, ये निकल कर आएगा। अगेन डिफरेंस क्यों आ रहा है, बिकॉज आईसीआई ने राउंड ऑफ कराया यहाँ पे, और ये राउंड ऑफ कैसे करा आईसीआई ने 3.83 पे कर दिया, लेकिन हमारा 11.5 है, अगर मैं इसको 4/12 करता हूँ, सो इट इज कमिंग टू 3.833333, तो आईसीआई ने राउंड ऑफ कराया 3.83 पे, जिसकी वजह से माइनर डिफरेंस है, और इतना सा डिफरेंस चलता है, कोई फर्क वाली बात नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 38 तक हमारे इस पार्ट में कवर हो चुके हैं, एंड आई गेस ऑलरेडी 1.5 घंटे की वीडियो हो चुकी है। सो बाकी के जो क्वेश्चन है वो मैं पार्ट नंबर 4 में कवर करूंगा। आई एम रियली सॉरी, फॉरेक्स बहुत बड़ा चैप्टर है, सो इसको कम पार्ट्स में कवर करना बहुत ही मुश्किल है, एंड आई डोंट वांट कि मेरी कोई भी वीडियो 1-1.5 घंटे के पार्ट से ज़्यादा की बने, बिकॉज बच्चों के लिए पढ़नी मुश्किल हो जाती है, देखने में मोटिवेशन नहीं आता है, ठीक है जी। सो ये वीडियो को मैं यहीं पे रैप करता हूँ, एंड आई होप यू लाइक्ड माय वे ऑफ माय टीचिंग। आई होप आपको फॉरेक्स बहुत ही सिंपल लगने लगेगा अब इसके बाद, एंड आई होप जो क्वेश्चंस मैंने आपको समझाए बहुत अच्छे से समझ में आ गए, एंड आपको ये क्वेश्चंस को खुद से भी करके देखना है। मैंने क्लास में समझा दिया, इट्स फाइन, क्लास में समझा दिया, अब आप खुद नहीं प्रैक्टिस करोगे उससे काम नहीं चलेगा, खुद से भी करके देख लेना एक बार, ठीक है जी। एंड इसके अलावा कोई भी इन क्वेश्चंस में आपको अगर डाउट हो तो आप मेरे को मेरे टेलीग्राम चैनल पे टेक्स्ट ड्रॉप कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप कमेंट डाल सकते हैं, या फिर आप मेरे को मेरे पर्सनली टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वो सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड ऑल्सो फॉरेक्स जैसे बड़े चैप्टर्स को रिकॉर्ड करने में बहुत मेहनत लगती है, सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एज वेल, सो दैट उनका भी भला हो सके, एंड जितना ज़्यादा शेयर हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।